बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमा हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग से आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपका दिन खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ हमने देखा है जैसे मौसम में तब्दीली आ रही है तो हीट वेव भी जारी हो चुका है, खुसूसन कराची के लिए। और ये कहा जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ जो हैं वो हीट वेव हो सकती है, तो इसीलिए एहतियात बरती जाए। महकमा मौसमियात ने कराची के लिए खास तौर पर यह कहा है कि 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बढ़ सकता है। और हीट वेव जो है वो कहा जा रहा है कि 3 अप्रैल से शुरू हो सकती है कराची में। तो कराची वालों, एक तरफ तो कोविड से लड़ना है, दूसरी तरफ अब हीट वेव और हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम भी हो जाएगा। हाइड्रेटेड रहना है, पानी का इस्तेमाल मुसलसल रखना है। ये एक दिस इज द ओनली वे जो आपको हीट वेव से उस तरह से बचा सकती है। इसके साथ साथ हम आज प्रोग्राम में कोविड की सिचुएशन के ऊपर भी बात करेंगे कि केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और हॉस्पिटल्स की जो कंडीशन है वो भी आउट ऑफ हैंड होती जा रही है। बिल्कुल। इसके साथ साथ बच्चों में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो रही है और ये रेशो बढ़ती जा रही है। इसकी क्या तफसील है, किस तरह से इसे बचा जा सकता है, क्या मजीद एहतियात की जाए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज आलमी वबा कोरोना वायरस की, जिसके वार तेजी से जारी हैं और पाकिस्तान में मजीद 78 अमवात। 24 घंटों में 4757 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और इसके साथ साथ कोरोना की तीसरी लहर भी खतरनाक हो चुकी है। बच्चों को भी टारगेट इसने कर लिया है। 10 बरस तक के मजीद 125 बच्चों में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि चिल्ड्रन अस्पताल में 12 बच्चे इस वक्त जेर इलाज हैं। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10 साल की उम्र के मजीद 121 बच्चों को कोरोना वायरस हुआ है। बिल्कुल। इसके साथ साथ आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे पाक भारत तिजारती ताल्लुकात की बहाली का इम्कान है। भारत से चीनी कपास और रेयान दरामद करने की तैयारी कर ली गई है जी। और 2 समनियाँ आज इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में पेश भी कर दी जाएंगी। और फिर फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली एक बार फिर महंगी की जा रही है। नेपरा ने बिजली 65 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। सार्फिन पर 4 अरब 59 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ भी पड़ेगा। और दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे जी। कोरोना फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स का ड्यूटी से बायकॉट, नर्सिस का असम्बली के सामने धरना जारी है। और उनकी रिप्रेजेंटेटिव मरियम अमरीन का कहना है कि मुतालिमात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार हम मजीद वसी कर देंगे। और एक अच्छी खबर कराची से। कराची में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस का आगाज कर दिया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि साल के आखिर तक 100 से ज्यादा बरकी बसें सड़कों पर आ जाएंगी। फवाद चौधरी की सिंध हुकूमत की तारीफ। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है बड़ा फन था फवाद चौधरी साहब का कि उन्होंने तारीफ की। तो ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज। और अपनी सबसे पहले अपनी स्टोरी, मेन स्टोरी की तरफ आ जाते हैं, कोविड की, जिससे गुज़श्ता 24 घंटे पाकिस्तान में मजीद 78 अमवात हुई, जबकि 4757 नए केसेस सामने आए हैं। 4757 नए केसेस का मतलब यह है कि रेशो मुसलसल बढ़ रही है। मस्बत केसेस की रेशो जो है वो 10.8 रही और अमवात की मजमूई तादाद 14,434 हो चुकी है, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद भी 6,67,957 तक हो चुकी है। उधर जिस तरह से केसेस में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान भर में सख्ती भी की जा रही है लॉकडाउन के हवाले से। तो खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी कल फैसला किया, शादी की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी है। और फिर पेशावर में कोरोना से बचाव के लिए आज से सेफ्टी मास्क पहनना भी लाजमी करार दे दिया गया है। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक जो बड़ी तशवीश बच्चों के हवाले से पाई जा रही है, अबूजर मुसलसल हॉस्पिटल्स में बच्चे जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं जिनको कोविड है। और कुछ इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल में बच्चे ज़ेरे इलाज ऐसे भी हैं जिनको ऑक्सीजन लगाई गई है, ऑक्सीजन डेफिशिएंस हो गए। तो तकरीबन ओवरऑल अगर हम देखें तो एक जो कैलकुलेटिव मैयर के मुताबिक 20,000 प्लस बच्चों को अब तक कोरोना इफेक्ट कर चुका है। और कोरोना की वजह से अब 10 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो भी मुतासर। बिल्कुल। अब ये मामला तशवीशनाक है। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद मुख्तलिफ शहरों से ये खबरें आ रही है कि बच्चों में भी कोरोना वायरस हो रहा है। इस पर क्या तफसील है, किस तरह से ये मामला हुआ और क्यों अब ये केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं बच्चों में, खासकर तस्दीक जो हो रही है, इस पर हम बात करेंगे कि लाहौर में सिचुएशन क्या है। डीन है जी चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर से मसूद सादिक साहब, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया। ये जो सिचुएशन है कोरोना के हवाले से 1 साल से ज़्यादा का वक्त तो हो चुका है और हमने ये देखा था कि पहले ये बात की जा रही थी कि बच्चों में ये कम मुतासिर होता है, लेकिन अब रिसेंटली जो खबरें आ रही हैं दुनिया भर से, खासकर पाकिस्तान में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से, कि बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त आप कैसी सिचुएशन देखते हैं? देखिए वाकई इसमें कुछ ज़रूर है, क्योंकि
पिछले 24 घंटे में हमने 7 बच्चों को चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में दाखिल किया है, जिनमें से 2 बच्चे सीरियस हालत में भी दाखिल हुए हैं। तो वाकई निस्बतन ये तादाद बढ़ती जा रही है। इस वक्त टोटल हमारे पास 18 बच्चे दाखिल हैं चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में, जो कि जब से कोरोना आया है तो किसी भी दिन का ये मैक्सिमम नंबर है जो एक दिन में, जो कल एक दिन एडमिशंस हुए हैं वो भी जब से कोरोना पाकिस्तान में आया पिछले 1 साल में, ये मैक्सिमम नंबर है एक दिन में बच्चों के दाखिले का। अच्छा, बिल्कुल मैक्सिमम नंबर है और बच्चे मुसलसल मुतासर हुए हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि क्या बच्चों के साइन एंड सिम्टम्स भी बड़ों जैसे हैं? पहले तो थोड़ा सा ये सुकून था और रिलैक्सेशन थी कि बच्चे सेफ रहेंगे, लेकिन अब हमने ये भी देखा कि 3 माह का बच्चा भी है जिसका कोविड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। उनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कोरोना के? जी, 2 चीजें मैं इसमें आपको क्लैरिटी देता हूँ। सिर्फ 3 माह का बच्चा नहीं है जी, बल्कि इस वक्त हमारे पास 2 न्यू बॉर्न्स दाखिल हैं। एक 11 दिन का बच्चा है जिसको पैदाइशी दिल का नुक्स है, वो कोरोना पॉजिटिव है और वो बहुत सीरियस हालत में है। और एक और 3 दिन का बच्चा हमने दाखिल किया था जो इस वक्त 5 दिन का हो चुका है, उसको भी पैदाइशी दिल का नुक्स है और वो भी कोविड के साथ हमारे पास दाखिल है, अगरचे वो बच्चा सीरियस नहीं है। जहां तक साइंस और सिम्टम्स का ताल्लुक है तो बच्चों में ये बीमारी 3 तरह से प्रेजेंट कर रही है। एक वो बच्चे जिनको जो बिल्कुल नॉर्मल सेहतमंद हालत में है, उनको जब कोविड होता है तो उनमें तो 80-90% बच्चों को पता ही नहीं चलता कि उनको कोरोना हुआ है और उनमें साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे ही हैं कि मामूली सी खांसी या फ्लू हुआ या हल्का सा बुखार हुआ और वो बच्चे ठीक हो जाते हैं। जहां ये सीरियस हालत में बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं वो 2 तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। एक जिसको हम कावासाकी डिजीज लाइक सिंड्रोम या MIS-C कहते हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको कोरोना से वो एक दफा रिकवर कर जाते हैं और फिर 2 से 6 हफ्ते के बाद ये बच्चे बुखार, आंखों का सुर्ख होना, जिस्म पे रैश आना, तेज बुखार आना और उसमें इनके दिल के अफेक्ट होने का भी चांस है। इस तरह के हमने 4 बच्चे कल एक दिन में चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में दाखिल किए और ये थोड़े बड़े बच्चे होते हैं और ये बच्चे भी इंतहाई सीरियस हालत में जा सकते हैं। और जो तीसरी इसमें कंडीशन है वो बच्चे हैं जिनको पहले से कोई बीमारी है, जैसे किसी को दिल की बीमारी है, किसी को अगर गुर्दे फेल हो गए हैं या उनका जिगर काम नहीं कर रहा या उनकी कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही है या वो किसी ऐसी दवाई पे हैं जिससे उनकी कुव्वत मदाफत अफेक्ट हो रही है। ऐसे बच्चे सवेयर नमोनिया के साथ आ रहे हैं, ऐसे बच्चों में अमवात भी वाकया हो रही हैं और ये ऑब्वियसली सबसे खतरनाक ग्रुप है जहां पे आपको पहले से ऐसी बीमारी मौजूद है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये 3 कैटेगरीज हैं, एक नॉर्मल जो है बच्चों को जिसमें बुखार नज़ला हो रहा है और दूसरे वो जिनको सवेयर भी हो रहा है और तीसरा ये कि जिस तरह से अगर ऑलरेडी वो बीमार हैं या वीक हैं। डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी की बात की जाती है कि बच्चों की इम्यूनिटी बड़ी मजबूत होती है, शायद इसलिए पहली दूसरी वेव में बच्चे बच गए, क्या वाकई यही बात थी या फिर ये जो वेरियंट आया ये ज़्यादा तगड़ा है और इसी वजह से सारी पॉपुलेशन में ये अफेक्ट कर रहा है बच्चों को खासकर लेकर? देखिए, बच्चों में अभी भी जो अगर आप तादाद को देखें तो वो सिग्निफिकेंटली कम है और उसकी वजह यही है कि बच्चे चूंकि बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शन से एक्सपोज होते हैं तो उनकी इम्यूनिटी फर्क होती है बड़ों से। और सेकेंडली वो रिसेप्टर्स जिनको जाके ये वायरस खास तौर पर अफेक्ट करता है वो बच्चों में अभी मेच्योर नहीं हुए होते। तो ये 2 रीजंस हैं जिनकी वजह से बच्चे नॉर्मली अफेक्ट नहीं होते। लेकिन ये बात जरूर देखी गई है कि ये जो वेरिएंट है, जो यूके वेरिएंट जिसको हम कह रहे हैं, ये रिलेटिवली, मैं कोई अलार्म रेज नहीं करना चाह रहा, लेकिन रिलेटिवली ये बच्चों में ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं इससे बच्चे और सीरियस हालत में भी ये बच्चे आ रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आई थिंक अलार्म रेज करने की जरूरत है ताकि माँ बाप को रियलाइज हो कि बच्चे भी अफेक्ट हो सकते हैं। प्रॉपर SOPs और मेजरमेंट्स जरूर लेनी है कोविड से बचने के लिए। आपने कहा कि पैदाइशी भी एक नौज़ायदा बच्चों में भी अब ये कोविड पॉजिटिव आया है और 2 बच्चे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जेरे इलाज भी हैं। डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजह है? क्या मदर जो है प्रेगनेंसी में वो कोविड पॉजिटिव थी जिसकी वजह से बच्चे को हो गया या इसको कुछ इन्वेस्टिगेट किया गया है? जी, इसको हमने इन्वेस्टिगेट किया है। जो एक बच्चा है वो तो 11 दिन का है, तो जो 11 दिन का बच्चा है नॉर्मली इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 7 दिन का होता है और वो बच्चा इंतहाई सीरियस हालत में आया है। एक्चुअली इत्तफाकन कल उसका एको भी मैंने खुद ही किया है और उसको एक सीरियस पैदाइशी दिल का नुक्स था। जिस वक्त हमने उसका एको किया उस वक्त हमें मालूम नहीं था कि ये बच्चा कोविड पॉजिटिव है। उसी वक्त उसका इमरजेंसी ऑपरेशन का फैसला किया गया और जब इमरजेंसी ऑपरेशन का फैसला किया गया तो उसका कोविड टेस्ट करवाया और वो कोविड टेस्ट उसका पॉजिटिव है। वो बच्चा इंतहाई सीरियस हालत में अभी वेंटिलेटर पे चला गया है। तो ये तो 11 दिन का बच्चा है, तो इसमें चांस यही है कि पैदाइश के बाद इसने घर से या पेरेंट से या किसी से ये कोविड इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट की है। जो 3 दिन का बच्चा था जिसमें कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया
उसकी वालदा कोविड नेगेटिव थी। तो वो थोड़ा सा ऑब्वियसली एक पजलिंग जरूर है, उसमें ज्यादा चांसेस वैसे यही है कि माँ भी कोविड पॉजिटिव होगी, लेकिन वो पहली दफा माँ का कोविड टेस्ट नेगेटिव आया। हमने सब्सिक्वेंटली उसका टेस्ट रिपीट किया है क्योंकि 3 दिन के बच्चे में कोई और सूरत नहीं है कोविड पॉजिटिव होने की, सिवाय इसके कि वो अपने पेरेंट्स और पर्टिकुलरली अपनी मदर से कॉन्टैक्ट करें। ठीक, सही है। तो हम दुआ करते हैं कि सब बच्चे जल्द सेहतयाब हों। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर मसूद सादिक जो कि बता रहे थे वेरिएंट जो यूके वेरिएंट है जिसकी बात की जा रही है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो चुका है बच्चों में, और अल्लाह ताला जल्द सेहतयाब करे सब बच्चों को और महफूज रखे, क्योंकि बच्चे जो है वो थोड़े से उस तरह से SOP फॉलो भी नहीं कर पाते हैं और उनको इस तरह ये मालूम भी नहीं है। तो अल्लाह ताला इन सबको जल्द सेहतयाब। बिल्कुल, और मेरा तो यही कहना है कि प्लीज़ बच्चों के ऊपर कोई रिस्क मत लीजिएगा, अपने बच्चों का खुद ख्याल रखना है आप लोगों ने, और यही वो लम्हा है, यही वो टाइम है जब हमने रियलाइज़ करना है कि कोविड इज़ अ वेरी सीरियस डिजीज़ और हमने SOPs को फॉलो करना है। इसके साथ साथ कोविड से फाइट के लिए वैक्सीन के ऊपर बड़ा काम हो रहा है जी, और अब वैक्सीन के लिए गवर्नमेंट ने अब ये भी अनाउंस कर दिया है कि 50 to 60 ईयर्स के जो लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो जाएगी। 60 साल से ऊपर के लोगों को उन्होंने वैक्सीन लगवाई, और अब सेकेंड फेज, सेकेंड विंडो खोल दी गई है कि 50 से 60 साल अब के जो लोग हैं या 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो रजिस्टर करा सकते हैं और वैक्सीन सेंटर्स में जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। और आइंदा चंद दिनों में ये नंबर नीचे भी आ जाएंगे। और इसके साथ साथ अच्छी खबर ये है कि कैनसाइनो की जो खुराक है, सिंगल डोज चीनी वैक्सीन है कैनसाइनो, उसकी 60,000 खुराकों पर मुश्तमिल पहली खेप भी इस्लामाबाद पहुंच गई है। और सिंगल डोज चीनी वैक्सीन सिर्फ 80 साल से ज़्यादा उम्र अफराद को भी फिलहाल लगाई जाएगी, क्योंकि उसकी तादाद थोड़ी कम है, और इस वैक्सीन को लगाने के लिए अलहदा से वैक्सीनेशन सेंटर भी कायम किए जाएंगे। 80 साल से ज़्यादा उम्र अफराद की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी अलहदा रखा जाएगा, जबकि सेंटर्स पर यह वैक्सीन लगाई जाएगी, वहाँ पर कोई दूसरी वैक्सीन नहीं रखी जाएगी। और आपको अबूजर याद होगा कि कैनसाइनो ही वो वैक्सीन है जिसके ट्रायल में वी वर देयर, और हम लोगों ने भी इस ट्रायल में पार्टिसिपेट किया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल भी हुआ और अब अप्रूव भी हो गया। हाँ, सूबों और दीगर वफाकी इकाइयों को सिंगल डोज वैक्सीन की फराहमी कल से शुरू हो जाएगी। और दूसरी जानिब एक और खबर जी, सूबाई महकमा सिंध के मुताबिक सिंध को सिंगल डोज वैक्सीन की 8 से 10,000 डोजेस मिलने का इम्कान है, जबकि एक निजी फार्मा कंपनी जो है वो भी 10,000 डोजेस पर मुश्तमिल सिंगल डोज चाइनीज वैक्सीन की पहली खेप चंद रोज में कराची ले आएंगे। और इसके साथ साथ इस वैक्सीन को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के प्राइवेट अस्पतालों में सप्लाई भी किया जाएगा। अस्पतालों में ये वैक्सीन 4,225 रुपये में आवाम को दस्तयाब होगी। और इसके साथ साथ एक जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट ने कह दिया था कि सूबे खुद मुख्तार हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वो वैक्सीन खुद मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो इसीलिए सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया और 50 लाख कोरोना वैक्सीन खरीदने का फैसला करते हुए बराह रास्त चीन से वैक्सीन खरीदने की इजाज़त भी दे दी है। और वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पपीजो ने मीडिया से गुफ्तगू में कल कहा कि विफाक ने वैक्सीन खरीदने की इजाज़त दी और वैक्सीन की खरीदारी के लिए 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कम खुराकें मिलने की वजह से सूबे में वैक्सीन की रफ्तार सुस्त है, इसलिए सूबा खुद मुख्तारी दिखाता हुआ और खुद डिसीजन लेता हुआ बरतानवी वायरस जो है वो सिंध में आ चुका है, तो हम वैक्सीन खुद खरीदेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। सिंध में खुशकिस्मती से अब तक पंजाब की तरह ये वायरस अवाम में नहीं फैला उस तरह से, क्योंकि पंजाब की रेशो मुसलसल ज्यादा जारी है। और इससे कबल सिंध हुकूमत मुतादिद बार ये कह चुकी है कि वफाक ने उन्हें कोरोना वैक्सीन की खरीदारी से रोक रखा है, लेकिन कल जब बाकायदा ऐलान भी हो गया और वफाक ने ये कह भी दिया कि सूबे खुद मुख्तार हैं, अपनी वैक्सीन खरीद सकते हैं, तो फिर उसके तहत अब ये डिसीजन लिया गया। और सबसे पहला डिसीजन भी सिंध ने लिया जी कि वो अपनी प्राइवेट अपने तौर पर जो है वो वैक्सीन मंगवाएंगे और सिंध के लोगों के लिए वो वैक्सीन जो है अवेलेबल। और ये ऐलान कई दिन से ट्विटर पर तो डॉक्टर फैसल सुल्तान कर ही रहे थे कि, और असद उमर साहब ने भी कहा था कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई लिमिटेशंस नहीं, कोई बाइंडिंग नहीं है सूबों के लिए, लेकिन सूबे चाह रहे थे कि NOC मिल जाए, क्योंकि शायद डिमांड थी फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ से ये चाइनीज़ वैक्सीन मंगवानी है वहाँ पर NOC की ये डिमांड होगी। लेकिन अब ये मामला सेटल हो गया। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि जो भी सूबा अगर मंगवाना चाहता है, चाहे चाइना से चाहे रशिया से, वो इंडिपेंडेंटली मंगवा सकता है प्राइवेटली, या फिर इसको अगर गवर्नमेंट सतह पर भी बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। इस हवाले से अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही। बिल्कुल। इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और दोबारा हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करें वफाकी हुकूमत के फैसलों की जो कि इस वक्त लिए जा रहे हैं, जबकि 3 साल की मुद्दत तकरीबन अब खत्म होने वाली है। टेक्नोक्रेट्स से जान छुड़ाने का फैसला किया गया है, आधी मुद्दत से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। अहम वजारतें
मुंतखब अरकान के हवाले करने की तजवीज़ भी है और शिबली फराज को पावर और एनर्जी बटालियन का हिस्सा बनाने का भी इंदिया दे दिया गया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि इतलात का महाज एक बार फिर से फवाद चौधरी के सपोर्ट किया जा सकता है। असद उमर फिर से फ्रंटलाइन मैन बन सकते हैं टीम के और वजीर मनसूबाबंदी का इजाफी जिम्मेदारी जो है वो उनको दी जा सकती है। हवाबाजी का वजीर एक बार फिर तब्दील होगा और जराए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि आबी वसाइल और वजारत फूड सिक्योरिटी पर भी मुशावरत जारी है। नए वफाकी वजीर खजाना हमाद अजहर और मशीर पेट्रोलियम ताबिश गौहर का नोटिफिकेशन जो है वो अलबत्ता जारी हो चुका है। और इसके साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि 23 मार्च को जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ख़त लिखा गया और 23 मार्च के हवाले से मुबारकबाद भी दी गई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया, उनकी तबीयत के बारे में भी बात की गई। तो फिर उसका जवाब कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी दिया है और उसमें कहा है कि कश्मीर के हवाले से भी बात की जानी चाहिए और तमाम मामलात पर बात होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जहाँ पर तमाम मामलात पर बात हो रही है वहीं पर अब ट्रेड पर भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और पाकिस्तान भारत के साथ एक दफ़ा फिर ट्रेड करने पर जो कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है उस पर आमादा नजर आता है। मुझे लगता है ताल्लुकात में जो ये पीस आ रहा है और लीनियंसी आ रही है इससे दोनों ममालिक के लिए बेहतरी होगी, लेकिन कश्मीर का इशू जो है वो इंटैक्ट रहेगा और ये कल वाज़ेह भी कर दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब खत लिखा नरेंद्र मोदी को। इस हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट सीनियर सहाफ़ी सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान आबिद साहब। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सलमान आबिद साहब, आगाज तो हम करेंगे काबीना में एक बार फिर से तब्दीलियां, और फिर से मैं इसलिए कह रही हूं कि ये तब्दीलियां जो हैं वो हम पिछले 2.5 साल से मुसलसल देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 साल अब होने वाले हैं और फिर से अब काबीना शफल होने जा रही है। कुछ वजारतें वही नाम हैं जिनको कलमदान दिए जाने का इम्कान, तब्दील हो भी गए, हमाद अजहर साहब आ भी गए। कैसा देख रहे हैं आप इन डिसीजंस को? क्या वाकई में कोई इम्पैक्ट आएगा? देखिए, वजारतों में तब्दीली जो है वो एक मामूल का मामला होता है और प्राइम मिनिस्टर की ये स्वाबदीद होती है कि वो जिस वक्त चाहे अपनी टीम को तब्दील कर सकता है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ बुनियाद जो है वो परफॉर्मेंस है, यानी मुसलसल प्राइम मिनिस्टर को बार बार टीम इसलिए बदलनी पड़ती है कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते टीम की परफॉर्मेंस से इंडिविजुअल या कलेक्टिव कॉन्टेक्स्ट में। अब एक बार फिर एक ऐसे मौके पे टीम बदली जा रही है जब प्राइम मिनिस्टर के पास 2.5 साल का अरसा रह गया है अवाम के पास जाने के लिए, और वो वोटरों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस से लोग जो है उनको दोबारा वोट दें। अब उसके लिए उनको एक बड़े सतह के ऊपर लोगों को कुछ करके दिखाना होगा और खास तौर पे आम आदमी को ये मैसेज देना होगा कि हमने उनके लिए डिलीवर किया है। अब उसी तनाजुर में जो मुख्तलिफ वजारतों में तब्दीली के इंडिकेशंस आ रहे हैं, ये इसी सिलसिले की कड़ी है। अब मसला ये है, देखना ये होगा कि अगले 5-6 माह में क्या ये नई वजारतें जो है वो वजीर आजम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेंगी, क्या ये लोगों को रिलीफ दे सकेंगी, और खास तौर पे जो माशी सूरत हाल है अब उसमें हमाद अजहर के ऊपर जो नई जिम्मेदारी और चैलेंज है कि क्या वो डिलीवर कर सकेंगे। अगर वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो फिर टीम बदली जाएगी। तो ये एक सतह के ऊपर अच्छी बात भी है, लेकिन अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये फिर प्राइम मिनिस्टर की मजबूरी बन जाएगी, छेड़ बन जाएगी कि वो जब भी देखते हैं कि सूरत-ए-हाल ठीक नहीं है तो टीम बदलकर लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि अब हालात ठीक हो जाएंगे, वो होते नहीं। सही। सलमान साहब, आपने कहा कि एक तरह से अच्छा भी है कि चलें ठीक है आपने चेंज किया और आपने नए लोग लाकर या फिर उन्हीं में से शरीक शफल करके एक्सपेक्ट किया कि वो काम करेंगे, लेकिन बहुत से तज्जियाकार, बहुत से सियासतदान ये भी कह रहे हैं कि जब आपकी पॉलिसी ठीक नहीं होगी, जब आपकी एक आइडिया जो है गवर्नमेंट चलाने का वो ठीक नहीं होगा तो कोई भी मिनिस्टर आ जाएगा, परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकेगी, क्योंकि बैड गवर्नेंस के हवाले से बात की जा रही है। देखिए, बात यह है कि ये ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक विजन देना होता है, किसी चीज की डायरेक्शन उन्होंने देनी होती है और कैबिनेट ने उसी विजन और उसी डायरेक्शन के ऊपर अपने आप को परफॉर्म करना होता है। तो फ्लॉ दोनों तरफ है, यानी मिनिस्ट्री भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है और जो प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शंस है वहां पे भी कोई फ्लॉ है गवर्नेंस की इंप्रूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये सिर्फ मिनिस्टर्स के ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं डालनी दी होगी, बल्कि साथ साथ जो टीम का कप्तान है उसे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि कहीं टीम के विजन के अंदर भी ओवरऑल कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं जिसकी वजह से मिनिस्ट्रीज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को चूज नहीं करेंगे तो मसला पैदा हो जाएगा। यानी हम हर दफा बंदों को सिलेक्ट करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे दावे करते हैं कि ये वो राइट पर्सन है और ये आके परफॉर्म करेगा, लेकिन कुछ अरसे के बाद हम उसी राइट पर्सन को जिनको प्राइम मिनिस्टर ने चुना होता है और कहते हैं कि ये परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर को भी अपनी सतह पर ये रिव्यू करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि जो हुकूमत का विजन है
वो मिनिस्ट्रीज के अंदर और मिनिस्टर्स लेवल पे ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा। बिल्कुल। सलमान आबिद साहब, आपने ये जब बात की ना कि पीएम की सवाबदीद होती है, तो मुझे लगता है 2.5 सालों में ये सवाबदीद उन्होंने बहुत ही इस्तेमाल की है, वो ब्यूरोक्रेसी में हो या काबीना में हो। अब आपने टीम परफॉर्मेंस का भी जिक्र किया, तो फिर नए नाम सामने आने चाहिए ना। वही कुर्सियां बदल दी जाती हैं, एक शख्स जो एक कुर्सी पर बैठा है वो उठकर 2-4 कुर्सियां छोड़कर दूसरे पोर्टफोलियो के साथ दूसरी कुर्सी पर बैठेगा। कोई नया नाम तो सामने नहीं आ रहा। असद उमर साहब को खजाना की वजारत से जब निकाला तो रहे तो वो काबीना में ही, अब फिर से वो फ्रंटमैन पर आने वाले हैं। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, तो नए नाम सामने आने चाहिए ना। क्या टीम नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बस ये रिशफल हो रहा है? नहीं, ये बात आपने बड़ी वजह की है सिमल के राइट पर्सन के लिए राइट जॉब जब मैं कहता हूँ तो नए लोगों को भी सामने आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अब इसमें कहा जा रहा है कि फरूख हबीब जो फैसलाबाद से रुकने कौमी असम्बली है, उनका नाम भी सामने आया है कि शायद उनको भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन देखिए, जो पीटीआई के पास इस वक्त लोग हैं, मेनली यही बड़े लोग हैं जो इस वक्त कैबिनेट के अंदर हैं। इन्हीं के अंदर से आपको रिशफल करना है। 1-2 नए लोगों को आप ले सकते हैं, जैसे मैंने फरूख हबीब का नाम बताया है। तो देखना यह है कि ये जो टीम है जिसको आप रीशफल कर रहे हैं, क्या इनकी मिनिस्ट्रीज के बदलने से वो जो परफॉर्मेंस प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि वो निकल सकेगी? अगर वो नहीं निकल सकेगी तो इसका मतलब ये है कि अफराद में प्रॉब्लम नहीं है, एक ओवरऑल गवर्नमेंट की जो कलेक्टिव अप्रोच है, विजन है, डायरेक्शन है, वहां फ्लॉज है। तो हमें सारी जिम्मेदारी मिनिस्टर्स को देने की बजाय हुकूमत को भी, जो प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे हैं, वो भी ये समझने की कोशिश करें कि वो कहाँ गलती हो रही है जिसकी वजह से उनकी कैबिनेट जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है जैसे वो परफॉर्मेंस। सलमान साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जिस तरह से हमारी बात हो रही थी कि टेक्नोक्रेट्स के ऊपर अब थोड़ा रिलाय कम किया जा रहा है, और ऐसे लगता है कि इस हवाले से भी रीशफल कर रहे हैं पॉलिसी कि नदीम बाबर साहब, फिर ये कहा जा रहा है कि रज़ा दाऊद साहब के ऊपर भी सवाल बन रहा है कि क्या उनको भी रखना है साथ के नहीं, क्योंकि ये टेक्नोक्रेट्स के ऊपर पहले रिलाय भी कर रहे थे। अब आपको लग रहा है कि वहां से भी पीछे हट रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि सेनेट के इलेक्शन में भी जो टिकटें दी गई हैं, पंजाब में एजाज अहमद चौधरी साहब आए हैं, अली जफर साहब आए हैं, डॉक्टर जरका आए हैं, ये जितने लोग आए हैं, अब इन्होंने पार्टी फेसेस को ज्यादा अहमियत दी है। और अब भी ये कोशिश की जाएगी कि जो अगले इलेक्शन में जाना है तो पार्टी के अंदर से लोगों को लाकर सामने लाया जाए, ताकि पार्टी अगले इलेक्शन की तैयारी भी की जाए और पार्टी के लोगों को भी मुतमईन किया जा सके। क्योंकि पीटीआई के ऊपर ये बड़ा ब्लेम था, इमरान खान के ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म होती थी कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के मुकाबले में नॉन इलेक्टेड लोगों को ज्यादा आगे देते हैं। अब लगता यह है कि हुकूमत ने अपनी अप्रोच बदली है, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी अप्रोच बदली है और ज्यादा इन्हिसार वो अपनी पार्टी के लोगों पर और इलेक्टेड लोगों पर करना चाहते हैं। लेट्स सी, ये वाला मॉडल भी उनके लिए परफॉर्म कर सकेगा, वर्कआउट हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। रिवर्स गियर लगा है जी, यूटर्न में नहीं कहूंगी, नाराज हो जाते हैं पीटीआई के दोस्त हमारे, लेकिन रिवर्स गियर लगा है जी। अब देखते हैं इस पॉलिसी से बेहतरी आती है या नहीं आती। दूसरी तरफ एक और पॉलिसी जो रिवाइज हुई वो है पाक इंडिया ताल्लुकात, जिसमें अब थोड़ी बेहतरी आ रही है। सीज फायर के बाद अब मामला जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेवल पर हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जब खत लिखा था, मुबारकबाद दी थी यौम पाकिस्तान की, तो उसका जवाब दिया अब वजीर आजम पाकिस्तान ने। उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया, वेल विशेस भी दी इंडियन लोगों के लिए कोविड की सिचुएशन में, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कश्मीर का जिक्र जरूर किया। तो क्या आपको लगता है कि हालात बेहतर हो जाएंगे और कश्मीर का इशू ऐसे ही रेज होता रहेगा पाकिस्तान की तरफ से? लेकिन ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर हो रही है, और ये ऐसे ही नहीं होगी हवा में, बल्कि पिछले 6 माह से एक बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। उसमें चाइना भी अपना रोल प्ले कर रहा था, रशिया भी रोल प्ले कर रहा था, अमेरिका भी कर रहा था, और फ्रंट के ऊपर सऊदी अरब और यूएई जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे थे। अब उसका नतीजा ये निकला है कि जो मोदी ने खत लिखा और फिर जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने एक जवाबी खत लिखा और जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी को बुनियाद बनाने की बात की, आपने देखा कि जनरल बाजवा ने जो अपनी तकरीर की थी इस्लामाबाद सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था कि हम इस रीजनल ब्लॉक में इकोनॉमिक्स को अब बुनियाद बनाना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि हम इकोनॉमिक्स को बुनियाद बनाना चाहते हैं। और आपने खबर पढ़ ली है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो तिजारत है उसकी बहाली के इम्कानात जो है वो काफी हद तक रोशन हो चुके हैं और अगले माह वज़राए खारजा लेवल के ऊपर मुज़ाकरात की बात भी हो रही है। अब इसमें मसला जो है, जो जनरल बाजवा ने भी कहा, इमरान खान साहब ने भी कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने, कि कश्मीर के इशू के ऊपर हम कोई समझौता नहीं करेंगे, यानी कश्मीर का कोई रेजोल्यूशन तलाश करना होगा। और मुझे लगता ये है सिमल के ये जो बड़ी ताकतों ने बैठ के एक मेज सजाई है इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें कश्मीर का भी कोई ना कोई रेजोल्यूशन है। सलमान साहब, कम अज कम रेजोल्यूशन नहीं है
तो कम से कम जो इंसानी हकूक की सूरत हाल वहां पे बदतरीन है, उस पर भारत को कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा ताकि आलमी दुनिया को वो मुतमईन कर सके। सलमान साहब, आपने कहा कि कश्मीर का भी मामला चलता रहेगा, ये बात फिर वहीं पर आ गई, अगर ट्रेड बढ़ेगी, ट्रेड के मामला नॉर्मलाइज होते हैं, ताल्लुकात नॉर्मलाइज होते हैं, लेकिन कश्मीर को कहा जाता है फिर वो बैक डोर पर चला जाता है, उसको बैक बेंच पे बिठा देते हैं और फिर सिर्फ उसकी बात होती है, उसके हवाले से एक्टिवनेस की नजर नहीं आती। तो ये कि कश्मीर कॉज के हवाले से तो नहीं असरअंदाज हो सकती बात? देखिए, कश्मीर का मसला फौरी तौर पर तो हल होने वाला नहीं है। 70 साल से हम इस मसले के अंदर उलझे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान बार बार एक बात कहता था कि हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल ठीक है करना सलमान चाहते आबिद हैं। साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, बात कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर फैसल जावेद ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस पर मौक़िफ़ ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सलाम। सेनेटर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाबी खत लिखा पीएम मोदी को, तो ऐसा लग रहा है कि पाक भारत ताल्लुकात में अब बेहतरी आएगी, लेकिन क्या कोई रेजोल्यूशन निकाला जाएगा कश्मीर के इशू के ऊपर? क्योंकि कल खत में ये बड़ी खुशाइंद बात थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जहां वेल विशेस दी, वहीं पर कश्मीर का इशू जरूर डिस्कस किया उस खत में। जी हाँ, कश्मीर तो बिल्कुल, कश्मीर के अलावा तो बात हो ही नहीं सकती है ना। ये बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली एक बार फिर इमरान खान साहब ने कम्युनिकेट कर दिया कि कश्मीर के अलावा कोई भी आगे पेशरफ्त नहीं हो सकती। अगर अमन का जो वाहिद जो रास्ता है उसके लिए भारत की संजीदगी दिखानी होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत को इमरान खान साहब ने बेनकाब किया हुआ है। जो यूएन के अंदर, उसके अलावा पहली बार पाकिस्तान की तारीख में ये बात इंटरनेशनल प्रेस ने लिखना शुरू कर दी, जो इमरान खान साहब ने शुरू की, कि नाज़ी की आइडियोलॉजी से आरएसएस इंस्पायर्ड गवर्नमेंट किस तरह से मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रही है, कश्मीरियों के ऊपर। इस चीज के ऊपर पहली बार इंटरनेशनल प्रेस ने जिस अंदाज में लिखा है, एग्जैक्टली वो मौक़िफ़ इमरान खान साहब ने जो लेकर के चले दुनिया में। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, पहले दिन ही इमरान खान साहब ने जब वोट की थी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, भारत को कहा था कि अमन के रास्ते पे कश्मीर का मसला हल करना है बातचीत से। इमरान खान साहब अपनी पोजीशन पे आज भी कायम है और हिंदुस्तान जो है उसको संजीदगी दिखानी होगी। फैसल साहब, कश्मीर के मसले के अलावा किसी किस्म की कोई बात आगे हो ही नहीं सकती है। फैसल साहब, आपने कहा कि कश्मीर के अलावा बात हो ही नहीं सकती है, कश्मीर की बात जरूर होगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब बहुत सी और बातें होती हैं, ट्रेड की, ताल्लुकात की, वीज़ों की बेहतरी आती है, तो फिर कश्मीर थोड़ा सा बैक बेंच पे चला जाता है। ये क्या सूरत हाल हुई, कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि कश्मीर को उसी तरह फोर्सफुली बात की जाए कश्मीर के ऊपर। नहीं, पाकिस्तान कभी भी कश्मीर को बैक बर्नर पे नहीं डालता। कश्मीर को सेंट्रल पॉइंट रखता है पाकिस्तान, और हर चीज के अंदर जो आप बता रहे हैं, कश्मीर ही के हवाले से बात होती है और इसी सिलसिले में पेशरफ्त होनी चाहिए। कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान पहले से तैयार है, भारत को आगे आना पड़ेगा। भारत को पाकिस्तान की जो एक बार फिर ये जो मुज़ाकरात की दावत है कि कश्मीर का मसला बैठ कर के हल करें, इस पे अब दुनिया भी जोर लगाना शुरू कर दिया, दुनिया ने भी, और यही एक हल है। और कश्मीरियों की जो हक़ खुद इरादियत है वो लिए बगैर तो किसी किस्म के भारत के साथ आगे बातचीत हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बड़ा क्लियर वर्जन है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि पीस के साथ डायलॉग भी होंगे और कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के लिए हमेशा फाइट की जाएगी। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। सलमान आबिद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फिलहाल नाज़रीन आपको लिए चलेंगे, सीएम सिंध मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप मुझे तो आप कर रहे हैं ना, मैं अभी नैब का आपको बता रहा हूँ। नैब ने आपसे, मुझे नहीं पता, मैं ये कह रहा हूँ ना, आपने जो भी मुझे बताया। दूसरा अलर्ज कर रहे हैं महंगा लिया गया, तीसरा क्या था? तीसरा आपने जो आपने ये तीनों सवाल मुझसे नहीं किए गए। जो क्वेश्चनर मेरे पास मौजूद है, वो क्वेश्चनर मेरे पास मौजूद है, ये तीनों सवाल मुझसे किए ही नहीं, तो मैं उस पर और क्या कमेंट कर सकता हूँ? 3 अरब रुपए की इजाफी पेमेंट का भी इल्जाम है कि इजाफी पेमेंट की गई है। मुझे नहीं पता, मुझे की गई है पेमेंट। आपने पेमेंट की है आपकी जानिब से? मेरी जानिब से नहीं कोई पेमेंट। अच्छा सर, ये बताएं कि बिल्कुल हुकूमत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से भी नहीं हुई है। अच्छा, ये तो जिस तरीके से कोरोना की वबा तेजी से फैल रही है, आप क्या समझते हैं कि अब जो है इंटरसिटी लॉकडाउन होना चाहिए? और एनसीओसी का भी आज इजलास है, क्या सजेस्ट करेंगे आप फेडरल गवर्नमेंट को कि जो वैक्सीनेशन है वफाकी गवर्नमेंट नहीं खरीद पा रही, वैक्सीनेशन भी खरीदनी चाहिए, लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मेरे ख्याल इन सब चीज़ों से ज़्यादा अहम है और अनफॉर्चुनेटली हम इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। मैं रात को इधर पहुंचा था, आज मेरी सुबह 9 बजे हियरिंग थी, मैंने कल आ जाना था, मैं कल शाम को इधर इस्लामाबाद पहुंच गया था। यहाँ पहुंचने के बाद
मुझे पता CMC ने इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उधर सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इशू पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ट्रेड का मामला है, सलमान साहब आप बात कर रहे थे ट्रेड के हवाले से कि इसका असर कितना होगा कश्मीर के इशू के ऊपर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, मैं ये कह रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सी पैक का एक अहम मेजर पार्ट है, और जिस तरह से सी पैक के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और इकोनॉमिक जोन बन रहा है, उसमें सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि हमसायों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात के साथ ही पाकिस्तान समेत बाकी ममालिक भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन मौका है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं उनको वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके आए, और अगर हालात जो है वो फौरी तौर पर तब्दील नहीं हो सकते तो कम से कम इस बात पे इत्तेफाक होना चाहिए कि हम एक डायलॉग प्रोसेस को इनिशिएट करें कश्मीर समेत तमाम मामलात के ऊपर, और तिजारत को भी ओपन करें और वीजों के अंदर भी नरमी पैदा करें, आना जाना लगाएं ताकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फ्लोरिश करें। और मुझे लगता यह है कि इस वक्त बुनियाद ये बनाई जा रही है कि इस पूरे रीजन के अंदर इकोनॉमिक हब जो है उसको क्रिएट किया जाए और तमाम ममालिक उसका पार्ट बने। ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने हमें खत लिखा है, ये ऐसे ही हवा में बैठ के खत नहीं लिखा है, ये जो पसे पर्दा कोशिशें हो रही थी उसी सिलसिले की एक कोशिश है। और खुद अमेरिकी सदर बाइडेन जो है वो भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से रिजॉल्व हो। उसमें बस अमेरिका अपना इंटरेस्ट देख रहा है और चाइना अपना इंटरेस्ट देख रहा है, लेकिन दोनों चाहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बेस करके दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो है उसको बहाल होना चाहिए। वेरी ट्रू सलमान आबिद साहब, और यूएई ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस ताल्लुकात की बहाली में, और आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है कि इकोनॉमिक हब बनता जा रहा है और पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है इस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा है विदाउट अ डाउट। तो इंडिया को भी अब अपनी पॉलिसी जो है वो रीथिंक करनी पड़ी और अपने जिसे कहते हैं ना कि झुकना पड़ा अपने ही उस ईगो और अकड़ के सामने जिसमें वो कहता था कि पाकिस्तान से ताल्लुकात नहीं बहाल होंगे। वेल, थैंक यू सो मच सलमान आबिद बेदस। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है वो तो हमेशा रहेगी इस रीजन में, और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपका दुश्मन मुल्क भी अगर इसको मान रहा है तो इससे बड़ी कामयाबी जो है वो कोई नहीं। और इसके साथ साथ एक और मामला हम डिस्कस करेंगे, वो अहम मामला ये है कि सुई सदन गैस की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड इस वक्त सामने आया है, और हमने ये देखा है कि किस तरह से स्टिकी स्लो मीटर के नाम पर सार्फिन के माहाना बिलों में फी बिल 300 से 400 रुपये इजाफी शामिल किए गए, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि IT सिस्टम में फॉल्ट का बहाना बनाकर इजाफी रकम सार्फिन से वसूल की जा रही है, और कुछ सार्फिन से PUG और स्टिकी मीटर दोनों के नाम पर वसूलियाँ भी की जा रही हैं। और अब सर आप देखिए कि ये वो टेक्निकल टर्म्स हैं जो एक आम सारिफ को शायद नहीं समझ आएंगे। एक आम आदमी जो है वो अगर देख भी रहा है, बिल को पढ़ भी रहा है, तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि ये फ्रॉड की मद में हर महीने वो 300-400 रुपया जो है वो कंपनी को दे रहा है। हबीब हमारे साथ मौजूद हैं और हबीबी की ये स्टोरी है। अभी बड़ी जबरदस्त स्टोरी जी, बड़ा टेक्निकली आपने ढूंढ के निकाला कि किस तरह से फ्रॉड किया जा रहा है, जेबों पर डाका डाला जा रहा है। क्या कोई जवाब है इसका कंपनी के पास? अच्छा, बिल्कुल सीमल, इस हवाले से कंपनी का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा ही दिलचस्प सामने आया है। कल जब इस खबर के नशर होने के बाद जब कंपनी से इस पे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो SSG तर्जुमान जो है उनका कहना यह है कि इस हवाले से जो है वो मुकम्मल इल्म नहीं रखते हैं और अभी इस पर बात जो है वो नहीं की जा सकती है। तो उन्होंने जो है न सिर्फ हमसे बात करने से गुरेज किया है बल्कि साथ ही साथ इस मामले पर अभी तक कोई SSGC का साफ मौक़िफ़ भी नहीं आ सका है। दूसरी जानिब जिस तरह आपने भी बताया कि एक स्टोरी है जिसमें कराची के जो सार्फिन हैं वो SSG से पहले मुख्तलिफ तरह से जो है वो परेशान रहे, जिसमें ओवर बिलिंग की शिकायत रही और उसके साथ साथ कभी मीटर की शिकायत रही, मीटर रीडिंग्स की शिकायत रही। लेकिन अब एक नया किस्म का जो है वो परेशानी है शहरियों को, वो ये है कि कराची के जो सार्फिन हैं उनको SSGC की जानिब से बिल जो भेजा जा रहा है उसमें न सिर्फ जो इस्तेमाल शुदा मीटर हैं उन पर जो रीडिंग आ रही है वो बिल भेजा जा रहा है बल्कि एक इजाफी स्लो मीटर की रीडिंग लगाकर जो है वो भेजी जा रही है, और उस पर जो है वो न सिर्फ 300 से 400 रुपए वो इजाफी वसूल किए जा रहे हैं बल्कि उस स्लो मीटर की जो टैक्सेशन अमाउंट है वो अलग तरीके से। बिल्कुल हबीब, आपके लिए पहले मैं तालियां बजा दूं कि ये वो टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको पता है और आप इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और आपने स्टोरी रिपोर्ट भी की। सिर्फ आप ही से नहीं, हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जब अली ने राब्ता किया सुई सदर्न गैस तर्जुमान से तो उन्होंने कहा कि ये कौन सी स्टोरी है, ये तो मुझे पता ही नहीं है कि स्टोरी है। तो ये हाल है उस कंपनी का जो आवाम को चूना लगा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है सिमल, और कुछ बिल्स की हमारे पास जो है वो मौजूद हैं जिसमें साफ जो है वो SSGC की जानिब से बड़ा क्लियर उन बिल्स पे मेंशन है। 396 रुपये मोस्टली बिल्स पे जो है वो लगाए जा रहे हैं। कुछ बिल्स पे अमाउंट कम है लेकिन ये जो इजाफी रकम है
ये शहरियों से गुज़िश्ता कई महीनों से वसूल की जा रही है। ना सिर्फ ये रकम वसूल की जा रही है बल्कि इस रकम के ऊपर एक टैक्स भी वसूल किया जा रहा है जिसको स्लो मीटर रीडिंग टैक्स का नाम दिया है, वो GST लगा के बिल के ऊपर वसूल किया जा रहा है। तो दुगनी जो रकम है वो वसूल की जा रही है। और साथ ही साथ जब शहरियों की जानिब से इस पर कंप्लेन करवाई गई, SHEC से रब्ता किया गया, तो शहरियों का ये मौक़िफ़ है, जब हमने शहरियों से बात की जिनके मिल्स हैं उनसे बात की, उन लोगों का कहना ये है कि कंपनी ने बड़ा साफ सा जवाब दिया है कि टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स को दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गुज़िश्ता कई महीनों से इस टेक्निकल फॉल्ट को जो है वो दूर नहीं किया गया और शहरी इजाफी बिल भरने पे मजबूर है। और बहुत से शहरी अब भी जो है वो इससे लाइल्म है और उनको इस चीज़ के हवाले से अपडेट नहीं है कि बिल पे किस चीज़ की जो है वो क्या रकम वसूल की जा रही है। शुक्रिया हबीब खान, आपने बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन की और आप इस मामले को देखा और हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ पर सार्फिन के साथ ज्यादती हो रही है वहीं पर ये जो है वो भी इस हवाले से देखेंगे कि किस तरह से इसको देखना है। और अभी तो वो ये कह रहे हैं कि हमें मालूम ही नहीं है, तो जब मालूम हो जाएगा फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे और जिसने ये ऐसा काम किया है उसको सजा मिलेगी, यही हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया। लग रहा है ना वो लगता चला आया और उसका कोई जवाब नहीं है कि क्या वो वापस होंगे या उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी या नहीं होगी। एक ब्रेक लेते हैं फिर मिलते हैं। पाकिस्तान की एक लेजेंडरी गुलकारा रेशमा जी, जिनको हर शख्स जो है अभी भी याद करता है, उनकी बात भी करता है, उनकी आवाज़ का जादू अब तक जो है मैं ख्याल में उसका सहर जारी है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग अभी भी गुलकाराएँ ऐसी हैं जो कि उनको कॉपी करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि नेचुरली रेशमा जैसी लगती भी हैं और उनकी आवाज़ जो है वो वैसी है। बिल्कुल, टैलेंट की कमी नहीं है जी। और रेशमा जी की आवाज़ तो बहुत 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 खूबसूरत थी ही और पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया ही, लेकिन उनकी जो ओरिजिनलिटी थी कि उन्होंने अपनी रूट्स को हमेशा याद रखा और वो ओन करती थी। तो ये सादगी जो है दैट्स व्हाट मेड हर अ बिग स्टार। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में एक ऐसी आवाज़ मौजूद है जिनकी आवाज़ तो रेशमा जी से मिलती है, शक्ल से मिलती है और बड़ा खूबसूरत वो गाती भी हैं। लाहौर की झोंपड़ियों से उठती ये सहर अंगेज़ आवाज़ गुलकारा रेशमा की नहीं बल्कि इस आवाज़ की मालिक उस झोंपड़ी की रिहायशी मुमताज़ बीबी हैं। और 35 साला मुमताज़ बीबी सिर्फ आवाज़ ही नहीं बल्कि शक्ल भी रेशमा जी जैसी रखती हैं। उन्हें उम्मीद करेंगे और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ जी। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। आपकी वीडियोस हमने देखी और लोग आपको बड़ा पसंद भी कर रहे हैं। 42 पे सादिया खान ने जब आपकी रिपोर्ट भी चलाई तो बड़ा पॉजिटिव फीडबैक भी आया, आपकी आवाज़ की तारीफ भी बहुत ज़्यादा हुई। कैसा लगा आपको? जी मैंने बहुत अच्छा लगा बेटा जी, बहुत अच्छा लगा। हमें भी बड़ा अच्छा लगा जब हमने आपको सुना और बिल्कुल रेशमा जी की जो आवाज़ है वो ऐसा लगा कि वही सुन रहे हैं, उनकी याद ताज़ा हो गई। तो ये कब आपको मतलब एहसास हुआ या बताया गया कि आपकी आवाज़ रेशमा जैसी है? सर मैं गांधी शुरू तो सी बचपन तो ही। अच्छा। छोटी होंदी मैंने बहुत शौक सी, लेकिन मैं गीत होर गांधी सी, मकसद अताउल्ला इसा खेल दे या कुछ होर दे नसीबो लाल दे इस तरह के गीत गांधी सी। जदों तो रेशमा ने सुनिया सी ना, मैं शादी हो गई फिर रेशमा जी ने मैं सुनिया तो फिर मैं सारे गीत ही छड़ दिते। मैनू रेशमा जी का और उन्हों का गाना, उन्हों की गायकी, उन्हों का लिबास, उन्हों का बहना, उन्हों का सब कुछ मैनू उन्हों का बहुत अच्छा लगता है। ज़बरदस्त जी। तो फिर हम चाहते हैं कि हमारी सुबह जो है वो ज़बरदस्ती हो जाए और आपकी आवाज़ जो है वो हम लाइव अपने नाजरीन को पूरे पाकिस्तान में सुनवाएं। तो रेशमा जी का कोई फेवरेट गाना जो आपको बड़ा पसंद हो और आप बड़ा अच्छा आपको लगता हो कि आप गाती हैं तो वो सुनाएं। जी जी ज़बरदस्त। और बड़ा हम तो चाहते हैं आप गाती रहें क्योंकि ऐसे लग रहा है कि हम उसी शहर में इस वक्त मुब्तला हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो सुर लगाना और बिल्कुल उनको कॉपी करके उनकी तरह से गाना कहीं से सीखा आपने? जी मैडम मैं पहले तो वैसे ही गाती सी, मकसद अपने घर च रियाज रोज करती सी। हाँ जी। लेकिन हुण मैं ना अपना एक उस्ताद जिहड़ा है ना वो शुरुआत की थी उस्ताद तो। अच्छा। अच्छे उस्ताद ने मेरे पेटी भी जाते हैं और मैंने सिखाते हैं। उन्होंने नाम है मुनव्वर सईद। अच्छा। और गाते भी ने मुनव्वर सईद गुलकार। उनसे आपने जी वो मेरे उस्ताद ने। और पहले नहीं सी, पहले तो मैं वैसे ही गाती सी, हुण आन के मैं उस्ताद पकड़िया जो मैंने सिखाते ने, मकसद गलबात मैंने दसते ने। जबरदस्त। और कोई गाना आप जरूर सुनाएं, कोई अच्छा सा और लंबा गाना, मतलब हम एक्चुअली सुने और उसको एंजॉय करें और हमारे साथ साथ हमारे नाजरीन भी देखें। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा आपके आगे बहुत सी मिसालें हैं, जैसे नसीबो लाल हैं, रेशमा जी हैं। आपने कभी अब ये सोचा है कि आगे
प्रोफेशनली इसको लेकर जाएं, या कोई किसी ने राब्ता किया है आपसे जहां आप इसको प्रोफेशनली गा भी सकें, आपकी आवाज़ कमर्शियल? सबसे पहले तो शराज आदम का शुक्रिया अदा करांगी, तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करांगी कि जिन्होंने लोगों ने मैनू इत्थे बुलाने दी। बहुत खुश हूँ मैं कि इस जगह के उत्ते और लोग खुश नसीब आपको लेके आ रहे हैं, जगहों पर प्रेजेंट कर रहे हैं, आगे भी लेके नाम बहुत खुश हूँ, मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने लोगों ने बहुत मौका दिता है सर, मैं बहुत खुश हूँ। तो बाकी यो ही मैं मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो मेरे बच्चे पढ़ लिख जान या मैनू मतलब मौका दिता जाए। हाँ, मौका चाह रही जी, एक मौका दिता जाए। और मैं जो रेशमा जी तरह इंशाल्लाह इस मुल्क की आवाज़ है जैसी आपकी, इसमें कोई शक नहीं है, तो डेफिनेटली आपको इसका मौका ज़रूर मिलेगा। और अबू सर, एक चीज़ जो बड़ी खून बढ़ा देती है लोगों का, वो एप्रिसिएशन है। और ये हमारी पाकिस्तानी आवाम ही है जो ना सिर्फ एप्रिशिएट करती है बल्कि तारीफ अच्छी चीज़ हो तो ऐसे दिल खोल कर करती है कि क्या बात है। आपकी आवाज़ के वैसे ही इस वक्त फ़ैन हो चुका है और सब लोग सुन भी रहे हैं। पाकिस्तान में आपके बहुत से इस वक्त प्रोग्राम भी मतलब आए हैं और आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको मौका भी मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया। फिर अगर कोई और गाना रेशमा जी की आवाज जरूर, आई थिंक रेशमा जी का तो हम सुन भी रहे हैं और वो उसको कर भी रहे हैं। अपना कोई फेवरेट किसी का भी हो, वो रेशमा जी का हो या किसी का भी हो, अपना कोई पसंदीदा? जी, वैसे तो मैडम हर गीत ही मैं सुना देंगी, नसीबो लाल का भी आंदा है, मैडम नूर जान का भी, वो भी बोल लेदा, तो लेकिन आम मैं इन्हों के ही गानी है गीत रेशमा जी, तो मैंने बहुत पसंद ने। वैसे तो मैं कोई भी सुना देंगी, तुम जो हुक्म करोगे मैं सुना देंगी। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ जैसे आपने जिक्र किया ना, जब हम कह रहे हैं कि लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो वहीं पर मैं आपके कोऑर्डिनेटर जो शराज साहब हैं उनसे मैं बात भी कर रही थी और वो हम स्क्रीन पर उनको दिखा भी रहे हैं कि जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं कि आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर लेकर जाकर दुनिया को दिखाया जाए कि आपकी आवाज़ कितनी खूबसूरत है। तो ये उनको भी तारीफ उनकी भी बनती है कि किस तरह से वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जी सुनाइए। बहुत आला जी, बड़े ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबियाँ दें और आप आगे भी। वेलकम बैक नाज़रीन, जहाँ पर हम कोरोना के हवाले से बात करते हैं वहीं पर हमने ये भी देखना है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कि फ्रंट लाइन हमारे सोल्जर्स हैं इस मामले पर, उनके साथ क्या हो रहा है और वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। तो रिसेंटली जो हुआ वो केपी में इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है जी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की जानिब से, और ड्यूटी से बाकायदा उन्होंने बॉयकॉट का ऐलान भी कर दिया है कि अब हम ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। और इसके हवाले से जो नर्सिस अलायंस के तर्जुमान है नासिर अली शाह, उन्होंने कहा है कि मुतालबात के लिए खैर पख्तूनख्वा असम्बली चौक पर धरना भी देंगे और महकमा सेहत को 1 महीने का वक्त दिया गया था, लेकिन वो वक्त अब खत्म हो चुका है। बिल्कुल, और ये जो बॉयकॉट किया गया है ये प्रमोशन सर्विस स्ट्रक्चर MTI नर्सेज रेगुलेशंस के मुतालबात पर है, जिसमें यकीन दहानी नहीं कराई गई, यानी कि सिर्फ मुज़ाकरात करके बात को टाला जा रहा है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, कुछ प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई। इन मुतालबात में नर्सेज की रिक्रूटमेंट भी शामिल है और नर्सेज के लिए अलग डायरेक्टरेट के साथ साथ इंटर्नशिप की सीट्स भी शामिल हैं। और ख्याल रहे कि ये जो नर्सिंग एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी हैं खैबर पख्तूनख्वा की अनवर सुल्ताना, उन्होंने रवामा के वस्त में कहा था कि अगर हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो हम 30 मार्च को प्रोटेस्ट करेंगे। कल से ये प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है और अब ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे प्रोटेस्ट और धरने को सीरियस ना लिया गया तो ये ब्रॉडर वे में होगा और इसके साथ साथ हम पेशावर भी जाएंगे, फिर ऑल ओवर पाकिस्तान भी शुरू हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि जहां हम इनको बड़ी खैराज तहसीन पेश करते हैं कि ये हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वनरेबल वर्क एनवायरनमेंट में काम करने पर मजबूर हैं और कर भी रहे हैं आवाम की खिदमत, खासतौर पर कोविड में, सुनवाई तो होनी चाहिए। बिल्कुल सुनवाई होनी चाहिए और वादे जहां पर किए गए तो वो निभाने भी चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मरियम अम्बरीन साहिबा, प्रेसिडेंट है नर्सिंग एसोसिएशन की, जिनसे हम जानते हैं और मामला क्या है, किस हद तक पहुंचा है, मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे। मरियम साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि हमने देखा है कि एहतजाज के हवाले से बात की जा रही है, धरना भी होगा और ये कहा जा रहा है कि जो जो मुतालबात थे सर्विस स्ट्रक्चर के, MTI के हवाले से, प्रमोशन के, वो तमाम मामला जो हैं वो अब तक सेटल नहीं हो सके, इसलिए आप धरना देने जा रहे हैं। क्यों नहीं मुज़ाकरात हो सके कामयाब, क्या वजूहत सामने आई, क्या सिचुएशन है इस वक्त? सर सबसे पहले तो मैं आपकी बात की थोड़ी कि धरना जो है वो स्टार्ट हुआ है और हमने 15 मार्च से जो है स्टार्ट की हुई थी सारी एक्टिविटी जो थी, उससे हमने जो है तमाम हॉस्पिटल्स में जो है टोकन स्ट्राइक्स जिसे हम कहते हैं और ब्लैक रिबन टाई उसे हम कहते हैं, तो सब ने जो है जितने भी पूरे केपी में थे ब्लैक रिबन टाई किया हुआ था और उसके साथ जो है वो था 15 मार्च से। और गवर्नमेंट को उससे पहले से हमने जो है लेटर्स भी किए थे, उसके बाद भी हमने लेटर्स किए हैं
कि जो है ब्लैक रिबन टाई है, प्रोटेस्ट पे जाएंगे और ये सब कुछ करेंगे। और फिर कल जो है फ्रॉम ऑल ओवर जो है केपी तमाम इजलास जिससे नर्सिस जो थे कल आए हैं और कल से जो है यहाँ पर आकर असेंबली के सामने बैठे हुए हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई खातिर ख्वाह जो है कोई भी इकदामात नहीं किए जा रहे। तो हमारा जो धरना है ये कल से जारी है और सर्विसेज भी बाइकॉट हैं और अभी जो है सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज की डिलीवरेंस है पूरे केपी में। सही, ठीक है। तो ये बताइएगा मरियम साहिबा, जिस तरह से आपने कहा है कि इस वक्त धरना जारी है, तो फिर जो मुज़ाकरात की बात की जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से और जो कहा जा रहा था कि आपके मामला सेटल हो जाएंगे, जो वादे किए गए थे, वो क्या वजह हुई कि वादे किए फिर नहीं हो सका? कुछ बताया गया आपको? क्या मजीद डेट दे दी गई है? सर ऐसा है कि ये जो हमने सारा ये स्टार्ट किया हुआ था, ये हमने तकरीबन 2000 पहले जो हमने सबसे पहली स्ट्राइक की थी 2016 में की थी, उसके बाद 2018 में की, 2019 में जो है हमारी ये सारी जो ये सीट्स थी न्यू ये सब अप्रूव हो गया था। इसके अलावा और भी जो हमारे एजेंडे में काफी बातें हैं, वो सारी चीजें हमें कहा कि ये सब आपकी डिमांड्स जो है वो पूरी हो चुकी हैं, आप लोगों की इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। तब से लेकर अब तक ऐसा कोई भी कुछ नजर नहीं आ रहा। और अभी जो गवर्नमेंट ने जो बातचीत की थी कि हाँ हम इन चीजों पे काम करेंगे, तो हमने डेडलाइन ऑलरेडी दी हुई थी कि 25 तक जो है या 26 तक, क्योंकि 30 तारीख को जो है सारे सूबे से जो है नर्सिस निकलेंगे और वो प्रोटेस्ट के लिए हम सबको ज्वाइन करेंगे। तो उन्हें डेडलाइन का और हर एक चीज का अल्टीमेटम का पता था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनकी तरफ से जो है कोई वो है फ्रूटफुल रिस्पांस नहीं था। वही डेट्स पे डेट्स जो पहले भी कई सालों से चला आ रहा है कि एक ये नर्सिंग वाहिद एक ऐसा जो है प्रोफेशन है जिसमें जो है 35-35, 36-36 साल लोग जो है जिस ग्रेड में रिक्रूट होते हैं उसी में ही रिटायर होकर चले जाते हैं। सिर्फ इसी वजह से कि गवर्नमेंट जो भी आती है वो वादे करती है और नर्सिस को जो है सिर्फ जो है हॉस्पिटल में एक बैकबोन जो है वो टीवी पे दिखाया जाता है, मीडिया पे दिखाया जाता है, लेकिन उन्हें बैकबोन की कभी जो है वो जो इम्पोर्टेंस और जो उनके लीगल राइट्स है वो उनको कभी भी जो है प्रोवाइड नहीं किए गए। मरियम साहिबा, आपकी जो बात है वो ठीक है कि गवर्नमेंट ने आपसे वादे किए लेकिन फ्रूटफुल नतीजा नहीं निकला। केपीके की हेल्थ सिस्टम की तो मिसालें दी जाती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त हेल्थ सिस्टम कर दिया, हेल्थ वर्कर्स के लिए भी। इसके बावजूद आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो बात बिल्कुल बजा है और आप लोग धरना दिए भी बैठे हैं। लेकिन वहीं पर कोविड की सिचुएशन भी तो है, अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं। अगर आप पूरे सूबे में प्रोटेस्ट कर देंगी तो हेल्थ केयर का सिस्टम बड़ा बुरी तरह मुतासर होगा, और जहां पर आपके राइट्स हैं वहीं पर आपकी ड्यूटीज भी तो हैं, और वो ड्यूटी उसमें बड़ा प्राइम ड्यूटी ये है कि आपने पेशेंट केयर करनी है। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। हम लोग तो ये चाहते ही नहीं थे कि हम रोड्स पे निकलें या जो है हम जो है किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटीज को करें, हमें रोड्स पे निकलना पड़े, हमें धरने देने पड़े। इसी वजह से तो इतने साल गुजर गए कि हम जो है इसी इंतजार में बैठे रहे कि गवर्नमेंट की तरफ से अब कुछ खातर ख्वाह हो जाएगा। और जहां तक रही पेंडेमिक की, ये जो है पेंडेमिक जो है इसमें फ्रंट लाइन पर जो है नर्सिस काम करती हैं, क्योंकि आप देख लें डॉक्टर्स जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, वो जो है मिरर्स के पीछे से पेशेंट को केयर दे रहे होते हैं, लेकिन नर्सिस जो हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है पेशेंट के साथ। तो हम जो है बगैर अपनी जान की परवाह किए, बगैर जो है हमारे, आपको पता है गवर्नमेंट में जब ऐसी भी सिचुएशन है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमें अगर पीपीईज जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड भी नहीं हुई तो उसकी भी परवाह किए बगैर नर्सिस जो है फ्रंट लाइन पर जो है हमेशा काम करती हैं 24 आवर्स। तो मरियम साहब, अब आपने कहा कि करती रहेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। मरियम साहब, आपने जो कहा कि आपने जो सर्विसेज दी हैं इसमें कोई शक नहीं है, सभी उसको एक्नॉलेज भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन अब चूंकि मामला खराब होता जा रहा है, धरना और असेंबली के सामने जाना, तो फिर अब एक्नॉलेजमेंट तक रह गया हुआ, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट तो ये है सर रियल सेंस में कि उनके जो लीगल राइट्स हैं, आपको मैंने देखे सबसे अच्छी एग्जांपल जो दे दी है, सबसे मेन जो बात है कि एक बंदा 36 साल एक आता है, सर्विस अपनी दे रहा है, वो आता है 16 बीपीएस में आता है और वो रिटायर भी 16 बीपीएस में हो जाता है। तो दुनिया के कौन से कानून में ऐसे है कि वो पूरी उसमें आए पूरी सर्विसेज दे दे, चाहे वो जैसी भी उसमें जितनी पढ़ाइयां की हो, जितनी डिग्रीज ली हो, उसकी कोई वर्थ नहीं है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट तक ये बात नहीं होनी चाहिए। जो आप डिमांड्स हैं आपकी, चाहे वो सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, उसमें जो भी आप बेनिफिट्स मांग रहे हैं, चाहे वो अलग से डायरेक्टोरेट है,
प्रमोशंस हैं, सर्विस स्ट्रक्चर है, वो सब राइट्स हैं आपके, आपको मिलने चाहिए। तो अब जो चूंकि नहीं मिल रहे हैं अभी तक, आप एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं, अब जरा अगर क्विकली बता सके कि आइंदा का प्लान धरने के अलावा कुछ है, किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि हालात भी कोरोना के भी खराब हो रहे हैं, उधर से गवर्नमेंट आपके साथ मुज़ाकरात कर रही है, वो जो कामयाब नहीं हो रहे, क्या करेंगे आगे? आगे का तो जो लाहे अमल है, वो जो पूरी हमारी कैबिनेट है उन सब ने मिलकर जो लाहे अमल तय किया वो यही किया हुआ है कि ये धरना भी जारी रहेगा जब तक जो है कोई खातर ख्वाह जो है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वो नहीं होता, और सर्विसेज बाइकआउट रहेंगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है इमरजेंसी सर्विसेज को जो है बाइकआउट नहीं किया हुआ, क्योंकि कोविड की सिचुएशन है, हम लोग सब अभी तक बाइकआउट नहीं किया हुआ, लेकिन धरना और प्रोटेस्ट जारी है। मरीम साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थी, और उनका ये कहना था कि हमसे वादे बहुत दफा किए गए लेकिन वफा नहीं हुए, मजबूरन ये इकदाम उठाना पड़ा। इमरजेंसी सर्विसेज अभी तक कंटिन्यू हैं, लेकिन इंडोर और आउटडोर सर्विसेज जो हैं वो बाइकआउट कर दी हैं और प्रोटेस्ट कर। बिल्कुल उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि जल्द ये मामला सेटल हो जाए, क्योंकि इससे पेशेंट्स भी सफर होते हैं, उनके लवाहिकीन भी सफर होते हैं, गवर्नमेंट भी सफर हो रही है, और ये नर्सेज तो ऑलरेडी हो ही रहे हैं। तो इसको देखा जाए, हल किया जाए। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़े आसानी से हम डिस्कस कर लेते हैं मईशत, कर्जे, गर्दिशी कर्जे, सर्कुलर डेट, फिर करंट अकाउंट, ये तमाम वो टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके ऊपर आपके पूरे मुल्क की जो इकोनॉमी है, हालात हैं, गवर्नमेंट की अहलियत है, गवर्नेंस है, वो डिपेंड करता है। सो एक नज़र डालते हैं माजी पर कि ये कर्जे लेने का सिलसिला ख़ास तौर पर कब से शुरू हुआ और किस तरीके से जो है वो हम इस नहज पर पहुंचे हैं कि आज पाकिस्तान को टफ डिसीजंस लेने। बिल्कुल, तो बात की जाती है आईएमएफ की, तो आईएमएफ का अगर हम जिक्र करें तो आईएमएफ ने सिर्फ इसी को गवर्नमेंट में जो है कर्ज नहीं दिया, जबकि इसके अलावा तहरीक इंसाफ की अगर गवर्नमेंट की सिर्फ बात करें, और हम आहिस्ता आहिस्ता पीछे भी जाएंगे कि कब गवर्नमेंट को लेना पड़ा लोन आईएमएफ से। तो तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार जब संभाला और पार्टी के सीनियर रहनुमा असद उमर को वज़ीर ख़जाना बनाया गया, तो बाद 8 अक्टूबर 2018 को असद उमर ने तस्दीक की कि मुल्क को मुआशी बहराना से निकालने के लिए आईएमएफ के पास एक बार फिर जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान पहली बार 1950 से आईएमएफ का रुकन बन चुका है। 2019 तक मुख्तलिफ अदवार में 22 मरतबा कर्जे ले चुका है। ये पूरे ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आईएमएफ से $2 अरब का कर्जा अभी तक ले लिया है। पाकिस्तान आईएमएफ से दर्जन से ज्यादा माली ताउन के पैकेजेस ले चुका है, और इसका 6 अरब 40 करोड़ रुपए का आखिरी पैकेज अगस्त 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में मुकम्मल हुआ था। जो आईएमएफ पाकिस्तान के कोटे का 216% था। नून लीग के तीसरे दौर इक़्तिदार में 4 सितंबर 2014 को एक्सटेंडेड फंड की मद में $4.3 मिलियन कर्जा हासिल किया गया, जो तमाम का तमाम इस्तेमाल भी किया गया। जबकि नवाज शरीफ के दूसरे दौर में 20 अक्टूबर 1997 को आईएमएफ ने एक्सटेंडेड फंड और एक्सटेंडेड क्रेडिट की मद में $1.13 मिलियन का कर्जा भी हासिल किया था। बिल्कुल, और इससे पहले अगर चले जाएं, नवाज शरीफ के दूसरे मतलब पहले इक़्तिदार से पहले अगर चले जाएं, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर इक़्तिदार में 11 अगस्त 1973 को $75 मिलियन का कर्जा हासिल किया गया। फिर 11 नवंबर 1974 को $75 मिलियन का एक और कर्जा हासिल किया गया, और इसी दौरे हुकूमत में 9 मार्च 1977 को $80 मिलियन का एक और कर्जा हासिल किया गया था। और इसके बाद पीपल्स पार्टी के दूसरे दौर इक़्तिदार में जब मुल्क पर बेनज़ीर भुट्टो हुक्मरान थी, तो इसको एक्सटेंड किया गया, और इसकी मद में 28 दिसंबर 1988 को $273.1 मिलियन का कर्जा हासिल किया गया। जबकि बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौर इक़्तिदार में 22 फरवरी 1994 को आईएमएफ से एक्सटेंडेड फंड और एक्सटेंडेड क्रेडिट की मद में $985.7 मिलियन का कर्जा भी हासिल किया गया। परवेज मुशर्रफ के दौर का जिक्र करें तो आमरीत के बाद जब पीपल्स पार्टी एक बार फिर इक़्तिदार में आई, परवेज मुशर्रफ के बाद, तो 24 नवंबर 2008 को आईएमएफ ने एक बार फिर $7.2 बिलियन कर्ज की सूरत में दिए। फिर जनरल मुशर्रफ के दौर इक़्तिदार में 29 नवंबर 2000 को पाकिस्तान ने इसकी मद में $465 मिलियन का कर्जा हासिल किया। अगले ही साल यानी 6 दिसंबर 2001 में एक्सटेंडेड क्रेडिट के तहत पाकिस्तान ने $1 बिलियन का कर्जा भी हासिल किया। और इससे पहले जनरल अयूब खान के दौर में पहली बार 16 मार्च 1965 को आईएमएफ से स्टैंड बाय लोन का मुआहदा किया गया, और इस कर्ज की रकम $37.5 मिलियन अमरीकी डॉलर थी। और फिर जनरल अयूब ही के दौर हुकूमत में 17 अक्टूबर 1968 में $75 मिलियन का कर्जा भी हासिल किया गया। और इसके साथ साथ अगर आपको बताएं कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान ने 24 नवंबर 1980 को एक्सटेंडेड सपोर्ट फैसिलिटी के तहत $1.2 बिलियन का कर्जा भी
हासिल किया था। 2 दिसंबर 1981 को पाकिस्तान एक बार फिर IMF के पास किया और 919 मिलियन डॉलर का कर्जा हासिल किया। तो ये वो तारीख है IMF की जिसके तहत पाकिस्तान मुसलसल मदवार में कर्जे लेता रहा मईशत को संभाला देने के लिए, लेकिन वो मईशत को संभाला ऐसे भी दिया जाता रहा कि हर उस दौर की अगर डिटेल्स निकाल ली जाए तो वो आवाम पे बोझ की सूरत में सामने आई, और वो बोझ महंगाई के नाम पर था, वो बोझ आवाम की जेबों के ऊपर था कि जितनी सैलरी है उसमें बजट नहीं बन पा रहा, गुजारा नहीं हो पा रहा। वो 1950 का जिक्र कर लें, उससे लेकर अब तक 2021 का जिक्र कर लें, ये महंगाई का ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा है। और अब तो आम आदमी भी ये कहता है चूंकि IMF प्रोग्राम चल रहा है तो आवाम के ऊपर महंगाई का जिन और महंगाई का बोझ डाला। बिल्कुल। तो IMF के साथ साथ जब हम बात करते हैं कि ओवरऑल कर्जों की, तो कर्जे तो पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत लिए। एशियन बैंक ने भी अभी कर्जा मंजूर किया $30 करोड़ का। ये क्यों मजबूरी बनी? फिर इसकी वजह से कहा जाता है कि क्योंकि हम लोग कर्जा लेते हैं तो बिजली महंगी करनी पड़ती है, बिजली महंगी करनी पड़ती है तो उसका बोझ फिर सार्फिन पर डाला जाता है, सब्सिडी नहीं देनी है। 91 अरब 36 करोड़ रुपए का बोझ एक दफ़ा फिर मुंतकिल करने की तैयारी कर ली गई है। फिर जो रिसेंटली हमने देखा है कि डॉलर के रेट्स कम हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्या मईशत पर इसके असरात होंगे या नहीं? क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत में अगर कर्जे ही कर्जे लिए जा रहे हैं तो फिर रिलीफ कहाँ से मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। इकोनॉमिस्ट मियां इमरान अहमद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी। एक तो हमने पूरी तारीख बताई IMF की कि कौन कौन सी डेट और कौन कौन से साल में हमने कर्जा लिया। दूसरी तरफ जब कानों को हम ये सुनते हैं ना कि डॉलर कम तरीन सतह पर आ गया, और अभी जो ब्रेकिंग चल भी रही थी 24 पर कि 152.55 पर डॉलर अभी रुका हुआ है, और वो जिसे कहते हैं ना कि आ चुका है और अब स्टेबल है 152.55, असर क्यों नहीं हो रहा? 1 रुपया बढ़ता है, 30 पैसे बढ़ते हैं, 60 पैसे बढ़ते हैं तो फौरन महंगाई का एक और तूफान आ जाता है। ये तो अब देखिए ना 160 से नीचे आ गया इतना, फिर भी असर नहीं हो रहा। नहीं, देखिए अभी आपने बात की कि डॉलर स्टेबल होने की निशानी है, ऐसा नहीं है। देखिए डॉलर स्टेबल होने की निशानी ये होती है कि डॉलर नीचे नहीं आए, डॉलर अपनी एक्चुअल पोजीशन पर रहे। 152 जो है ये डॉलर अंडर वैल्यू है। पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर अगर 154 पे रहता है तो ये इसकी सही वैल्यू है। अच्छा। और अभी जो डॉलर 152 पे है इस पे खुश होने की जरूरत नहीं है, ये झटके हैं, ये झटके हैं जो कि वक्ती तौर पे लगाए जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपको सऊदी अरब का लोन नहीं देना पड़ा, आपको पता है IMF से आपको $500 मिलियन से मिल गया, आपको ADB से भी पैसे मिल गए, और आपको जो पेमेंट आपको करनी पड़ रही थी वो आपको नहीं करनी पड़ी, और इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर नीचे जा रहा है। तो ये जो भी हो रहा है इसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आएगा सिवाय इसके कि न्यूज बनेगी, न्यूज के अलावा इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ये दोबारा अपनी वैल्यू पर वापस आएगा। इमरान साहब वैल्यू पे दोबारा वापस आ जाए, लेकिन अभी जो कहा जा रहा है कि 22 महीनों में कम तरीन सतह पर है, और 154 जो चले लगा रहे हैं, कुछ दिन 154 पे भी रहा है, 152 अभी आया है। लेकिन कोई बेसिक फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से आपने कहा कर्ज नहीं देना पड़ा, लेकिन कहा जाता है रोशन डिजिटल अकाउंट है, दीगर वजूहात हैं, कुछ स्टेबिलिटी हुई है, एक्सपोर्ट बेहतर हुई है, तो इसलिए शायद हो रहा है। देखिए आप एक्सपोर्ट की तो बात ना करें ना जी, एक्सपोर्ट की जो सूरत हाल है वो तो अगर आप फिगर्स निकाल के देख लें, टेक्सटाइल सेक्टर को आपने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, 25 रुपए का यूनिट इंडस्ट्री को मिलता है, टेक्सटाइल को 9 रुपए का देने के बावजूद 2020 की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है वो 2019 से कम है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की जो आप बात कर रहे हैं ना, अगर आप फिगर्स एक्चुअल देखें तो ये कुछ नहीं बनी है। सिर्फ एक चीज का बेनिफिट जरूर हो रहा है, वो है रोशन डिजिटल अकाउंट। लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए जो पैसे आ रहे हैं, अलमिया ये है कि वो आ तो रहे हैं लेकिन वो खर्च कहाँ हो रहे हैं, उनकी पॉलिसी क्या है, उनका प्लान क्या है, ये कहां लगाए जाएंगे, ये किसी को नहीं पता है। और अभी जो हम बेसिकली आवाम जो है ना वो बेसिकली देखती है फ्रंट पे क्या नजर आ रहा है। अब जो फ्रंट पे नजर आ रहा है उसके बैक पे जाना जरूरी है। अब जो आपको पता है कि डॉलर नीचे आ रहा है, अब मैंने आपको जैसे पहले कहा कि सऊदी अरब ने आपसे डॉलर वापस मांगे थे, $200 बिलियन आपने अभी उनको देना है सऊदी अरब को, यूएई का, वो आपने पोस्टपोन कर दिया क्योंकि आपको पता वहां पे सियासी सूरत ऐसी बन गई। उन्होंने आपको टाइम दे दिया, वो अगले साल पे चले गए। चाइनीज को आपने लोन वापस करना था, वो भी नहीं करना पड़ा। इसके अलावा आपको IMF के जो पैसे मिल गए, और साथ साथ आपने यूरो बॉन्ड इशू कर दिए 2.5 बिलियन। जैसे ही आपको IMF से थोड़ा रिलीफ मिला है तो आपने $2.5 बिलियन की जो आपने यूरो बॉन्ड इशू कर दी है, तो इससे आपका जो डॉलर है वो ऑटोमेटिकली बेहतर होता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं है, ये शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये दोबारा अपनी ही वैल्यू पर वापस जा रहा होगा। आपको पता है एक कर्जे की पेमेंट आपको जब करनी पड़ जाएगी ना, सिर्फ एक कर्जे की, और आपको चाइना से पैसे नहीं मिलेंगे तो आपका ये डॉलर ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल इमरान साहब, इसका मतलब कि अगर मैं ये वर्ड यूज कर लूं कि अभी ये आर्टिफिशियल रेट चल रहा है तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे मैंने आपको शुरू में कह दिया कि यही वो इल्जाम है ये जो रेट चल रहा है ये झटके हैं, बल्कि जैसे
आपको पता है ना कि स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो वक्ती तौर पर तो इंसान मजबूत महसूस करता है, लेकिन रियलिटी में वो कमजोर हो चुका होता है। असल में ये पॉलिसी ये देखिए 154 155 ऐसा रेट है जो कि एक्चुअल रेट है जहां पर होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इसको यहां पर मेंटेन रखती है 1 साल के लिए, देन दिस इज स्टेबिलिटी। या आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये दोबारा से अब जाएगा और 154 155 तक दोबारा से चला जाएगा? लेकिन मैं समझता हूँ 154.5 नहीं, 160 से ऊपर जाएगा। आपकी एक पेमेंट आने की बात है, आपने लोन की एक पेमेंट करनी है और आप ऑटोमेटिकली। इमरान साहब, आपने जिस तरह से कहा है, अगर ये आर्टिफिशियली, तो पिछली गवर्नमेंट पे इसलिए कहा जाता है कि आर्टिफिशियल रोका गया था, यहाँ पर आप कह रहे हैं कुछ ऐसे सर्टेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इससे टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा है, तो फिर आर्टिफिशियली रोकना इज डिफरेंट। और अगर ये खुद ही रुक रहा है इस वक्त क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, तो वो एक नेचुरल है, लेकिन वो एक स्टेबल नहीं है, ये कह सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जो आप कह रहे हैं ना कि लास्ट गवर्नमेंट में उसको आर्टिफिशियली एक रेट पर रखा गया था, वो तो इंतहाई गलत था ना। कि आपने पैसा जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने लोन लेकर आपने सिर्फ डॉलर को स्टेबल रखा, वो तो इंतहाई गलत था। लेकिन अब जो ये हो रहा है ना, इसमें मैं बस ये कह रहा हूं कि ज्यादा खुशी अच्छी खबर है, इसमें कोई शक नहीं है, कानों को सुनने में अच्छी लगती है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर ये वाकई इंपैक्ट डालती है तो क्या गाड़ियों की कीमत नीचे आई है? क्या महंगाई कम हो रही है? क्या बिजली कम हो रही है? असल में चीज तो ये है ना कि अगर तो ये वाकई ही लॉन्ग टर्म प्लान के तहत हुआ है और ये एक्चुअल फिगर्स है और ये इकोनॉमी की ट्रू सेंस के अंदर ऐसा हो रहा है, तो फिर तो आम आदमी पे इसका इंपैक्ट आना चाहिए। जब आम आदमी पे इंपैक्ट नहीं आता तो आप ये समझ लें कि ये जो मामला है ये सिर्फ आदात का हेर फेर है और ये वक्ती तौर पर उसको इंजेक्ट किया गया है, वक्ती तौर पर उसको बेहतर किया गया है। इंजेक्ट वर्ड तो देखे ना, वो इंटेंशनली आ जाता है। इंजेक्ट तो नहीं किया गवर्नमेंट ने तो ये नेचुरली छोड़ दिया। अब वो अगर रिलीफ मिल रहा है, इंजेक्शन कहां से हो रही है मैं आपको ये बताता चलूं। आपकी जो इंजेक्शन हो रही है 500 मिलियन जो आपको मिला IMF से, वो इंजेक्शन हो गई 2.5 बिलियन। आप पहले से इंतजार में बैठे थे कि जैसे ही अब देखिए आप कर्ज ले रहे हैं ना, आप डॉलर इनफ्लो आ रहा है आपका, आपने वो वापस भी करने हैं, वो ये नहीं कि आपने रख के भूल जाना है। आप 500 मिलियन आपका जैसे आपको मिला IMF से, आप इंतजार में बैठे थे, जैसे ही मिलेगा नेक्स्ट डे फौरन नेक्स्ट डे आपने 2.5 बिलियन डॉलर के बॉन्ड इश्यू कर दिए, तो ये ऑटोमेटिकली इनफ्लो बेहतर हो गया। इनफ्लो आपको अगर कर्जा ज्यादा आ जाए, अगर आपके भाई के साथ साथ आपका चचा भी आपको कर्ज दे दे, इसका मतलब ये नहीं कि आपके हालात बेहतर हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप बोझ बढ़ गए। इमरान साहब, इसका मतलब इंटेंशनल हो या ना हो, ये है आर्टिफिशियल ही जो रुपए की वैल्यू को बूस्ट मिला है, लेकिन जैसे ही हम वापसी की तरफ जाएंगे ये बूस्ट जो है वो कम होता जाएगा, रुपया जो है वो डिवैल्यू होता जाएगा। लेकिन आपने जिक्र किया इसमें स्टेरॉइड इंजेक्शंस का कि खुश होने की जरूरत नहीं है, वक्ती है, इसका कोई इंपैक्ट जो है वो आवाम पर नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पर आवाम को महंगाई के इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, बिजली की कीमतें एक बार फिर से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाई जा रही हैं। अब 91 अरब 36 करोड़, मैं एग्जैक्ट बोलना चाह रही थी इसलिए मैं देख रही थी कि ये बोझ मुंतकिल किया जाएगा और फिर समाही एडजस्टमेंट भी आ जाएगी। ये क्या हो रहा है? मतलब जनवरी, फरवरी, दिसंबर के भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो हम पे कर रहे हैं जब बिजली सबसे ज्यादा कम इस्तेमाल होती है, और ये मुसलसल बढ़ता ही चला जा रहा है। कोई रिलीफ मिलना है आवाम को? देखिए मैं यहाँ पर एक चीज का बड़ा जिक्र करना चाहूंगा। गवर्नमेंट बेसिकली टीवी पर और ट्विटर अकाउंट पर बहुत एक्टिव है और कहती है देखिए जी IMF की वजह से ऐसा हुआ है। आप जरा इसका तस्वीर का दूसरा रुख देखिए और आवाम को सच्चाई बताएं कि आपको बिजली महंगी क्यों करनी पड़ रही है। आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप बिजली की चोरी नहीं रोक पाए हैं। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप गैस की चोरी नहीं रोक पाए हैं, और जब आपके लॉसेज हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो लॉसेज बीच में आते हैं उसको कहीं ना कहीं से तो कवर अप करना है। IMF नहीं करेगा तो जारी बात है वो आप लोगों को सब्सिडी देकर उसका कुछ ना कुछ मैनेज करेंगे। तो ये जो असल सूरत हाल है, आप IMF को मुर्दे इल्जाम मत ठहराएं, क्योंकि IMF आपको जो चीजें बता रहा है, हम बहुत आसान है हमारे ऊपर, हम अपना बोझ अपने कंधों से उठा के IMF के कंधों पे डाल दें कि देखिए आप IMF को देखिए। नोट, दिस इज नॉट IMF, ये गवर्नमेंट की फेलियर है कि अगर आप बिजली की चोरी रोकेंगे तो IMF पागल है कि वो आपसे कीमतें बढ़ाए। उनको पता है कि आपका बिजली का सेक्टर अपने एक्सपेंसेस खुद बर्दाश्त कर रहा है, रेवेन्यू जनरेशन हो रही है, तो वो आपसे क्यों कहेगा कि आप इसकी प्राइसेस बढ़ाएं। तो बेसिकली आप इस चीज को तो पहले समझ लें कि ये जो प्राइसेस बढ़ने की वजह है इसमें सरासर गवर्नमेंट की नाअहली है। पिछली गवर्नमेंट की भी यही मसाइल थे, वो भी जब IMF के पास जाते थे और इस तरह की बातें करते थे और आवाम को बेसिकली एक बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि IMF पे ये डाला जाता है, लेकिन असल में आपकी ही गफलत होती है, बैड गवर्नेंस होती है, जिसकी वजह से IMF कहता है कि आप यहाँ से इस्लाहात करेंगे तो आपकी बेहतरी होगी। बिल्कुल ऐसे आप IMF को अगर देखें, मैं IMF की सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस देखें तो वो ऑटोमेटिकली उन असूलों पर चल रहा है जिस पर पूरी दुनिया चल रही है। पूरी दुनिया चल रही है। एक
इदारा देखिए, अगर IMF आपसे कहता है कि ये इदारा आपका लॉस में चल रहा है, तो भैया आप क्यों लोगों से पैसा लेकर इस इदारे को चला रहे हैं? इसको बंद करें या इसको किसी और को दे ताकि ये सही तरह से चल सके। तो आप बताइए इसमें क्या गलत बात है? इसमें गलत बात ये है कि IMF पाकिस्तान के निजाम को नहीं चला रहा। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और अपनी तरक्की के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए वो बहुत कोशिशें कर रहा है। तो यहाँ का सिस्टम अगर आप अमेरिका से डायरेक्ट कंपेयर करना शुरू कर देंगे तो ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी। और IMF अगर चाहता है कि वो आइडियलिज्म यहाँ पर आ जाए तो उसको वक्त लगेगा। हालात, इन्वायरमेंट, रियलिटी कुछ और होती है। बट लेट्स नॉट गो इन दैट डिटेल। सिर्फ अगर हम पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर रहें और इस पर बात करें कि कब तक आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। चेंजेस आ रही हैं, वजारत खजाना का कलमदान एक बार फिर से तब्दील कर दिया गया। आपको लगता है हमाद अजहर साहब के आने के बाद अब जो बजट पेश किया जाएगा उसमें आवाम के लिए रिलीफ और सुकून होगा? अच्छा जी, मैं जब से हमाद साहब बदल गए, नए आ गए, आपको पता है, तो एक दिलचस्प सूरत हाल बन गई है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक सवाल यहाँ पे करूंगा, मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप बताइए कि हमाद अजहर के पास कौन सी जादू की छड़ी है जो आके घुमाएंगे और बिजली के लॉसेस पूरे हो जाएंगे, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो पूरा हो जाएगा, आपकी लोन की पेमेंट्स हो जाएंगी, सऊदीन साहब को कर्जा माफ कर देंगे, अमरीकी आपका कर्जा माफ कर देंगे। ऐसे जादू की छड़ी तो किसी के पास भी नहीं है। आप बताइए कि ये किसके पास है जादू की छड़ी? ये किसी के पास नहीं है। और फेस चेंज करने से इकोनॉमी चेंज नहीं होती है। देखिए, अगर आपका हमें पौने 3 सालों में 3 फाइनेंस मिनिस्टर बदल जाए तो आप खुद बताएं कि कितनी स्टेबिलिटी रही होगी उसकी प्लानिंग में। आपको पता है एक मिनिस्टर जो होता है वो अपनी एक प्लानिंग के तहत चलता है, तो किसी भी एक मिनिस्टर की प्लानिंग नहीं चल पाई है। तो अब जो हमारे साहब आए, गवर्नेंस का मसला है ना इमरान साहब, बेसिकली गवर्नेंस का मसला है। मिनिस्टर अगर चेंज हो जाते हैं, चेहरे बदल जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जब तक आप अपने मामला ठीक नहीं करते, गवर्नेंस बेहतर नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर नहीं करते, तब तक आपके मुताबिक, और वैसे भी यही जनरली आइडिया रखा गया है कि हालात बेहतर नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। कंग्रेचुलेशंस अबू ज़र, एक नई दौर और एक नई चीज का आगाज होने जा रहा है और सिंध हुकूमत ने शहरियों को ये खुशखबरी सुना दी और मैं चाहूंगी ये खुशखबरी आप सुनाएं। क्या है खुशखबरी? ये है जी कि कराची के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी और जिसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। बड़ी ज़बरदस्त खबर है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है। और सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट सैयद उवैस शाह ने कराची में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया। और तारुफी तकरीब के बाद उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि निजी शोबे के ताउन से मजीद इलेक्ट्रिक बसें शहर की सड़कों पर लाई जाएंगी। और फाइनली मैं कहती हूँ कि कराची वालों की सुनी गई है, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट के इतने अबतर हालात हैं कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर नहीं कर सकते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि इस साल के आखिर तक 100 से ज्यादा बरकी बसें सड़कों पर आ जाएंगी, जिससे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज बेहतर होंगी। हम मुसलसल राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे उनसे कि वो हमारे साथ आ जाए, हमको ऑफिशियली मुबारकबाद भी दे सकें और मजीद प्लान भी जान सकें, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो सका और उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो यकीनी नहीं। और लेकिन इसके साथ साथ सभी मुबारकबाद दे रहे हैं। और वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी अपने पैगाम में, ट्विटर के पैगाम में कहा कि शहर कायद की आवाम को ट्रांसपोर्ट की जो जदीद सहूलत मिली है उस पर खुशी का उन्होंने इजहार किया। उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आला सिंध और महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध को मुबारकबाद देता हूँ और इस इक़दाम पर वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी सिंध हुकूमत के साथ खड़ी है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बहुत जल्द पंजाब और KPK भी के इलेक्ट्रिक बसों के लिए इकदाम करेगी। तो ये तो थी एक अच्छी चीज़ जो हमने आपके साथ शेयर की और कराची के लोग अब इससे इस्तेफादा लेंगे। और इसके साथ साथ जब 100 न्यू मजीद बसें आ जाएंगी तो सिचुएशन और सिस्टम जो है वो अलाइंड भी हो जाएगा और बेहतर भी हो जाएगा। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट में बेहतरी भी आएगी और चूंकि इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो बचत करेंगी और आपके जो फ्यूल है उनमें बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ बचत का जिक्र अगर हमने किया है तो फिर हम जो कल भी हमने बात की थी आज फिर करेंगे, क्योंकि बचत बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के जो दौर में अगर आपको कहीं पर बचत हो, स्पेशली अगर आप खाना खाने जा रहे हैं और डिलीवरी करवा रहे हैं या फिर टेक अवे कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना में तो ये ज़रूरी है, तो फिर आपको बचत अगर कहीं से हो रही है तो जरूर हासिल करनी चाहिए। और वो बचत अगर हो बाय 1 गेट 1 फ्री की तो क्या ही बात है कि आप कुछ भी ऑर्डर करें तो आपको गेट 1 फ्री जो है वो मिलेगा। वाउच 365 ये एप्लीकेशन है जी, जिसको आपको डाउनलोड करना है और उसका एक मेंबरशिप कार्ड है। अगर वो आप हासिल कर लेते हैं तो उसके ऊपर 6000 प्लस ब्रांड्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं। और ये वाउचर्स और ये जो मेंबरशिप कार्ड है अगर आप वहां यूज करेंगे उन ब्रांड्स के ऊपर तो आप जो भी ऑर्डर करेंगे उसके साथ एक सेम ऑर्डर जो है वो आपको फ्री में भी मिलेगा।
और सिटीज में बता दूं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, एबटाबाद और भावलपुर, जहां पर ये वैलिड है। और इसके साथ साथ ये जो बुक्स मिली हैं, जिसमें बेसिकली ये बुक्स नहीं है, ये कैटलॉग है, इसमें तमाम डिटेल्स है जौन से शहर में जिन जिन शहरों का जिक्र किया, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, एबटाबाद, हैदराबाद, मुल्तान, इन शहरों में कौन कौन सी आउटलेट्स हैं जी 6000 से ज्यादा, और इसमें 15000 से ज्यादा कूपन्स हैं, 15000 से ज्यादा कूपन्स, और मतलब 15000 से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और फिर 6000 ब्रांड्स इसमें शामिल हैं। तो बहुत एक लंबी लिस्ट है ब्रांड्स की, जिसमें ओपीटीपी है, बेलाविटा है, कोयल कैफे है, बर्गर किंग है, पिज्जा हट है, बड़े बड़े नाम है इसमें, सेनाबॉन, रमादा प्लाजा, पल कॉन्टिनेंटल, मूव एंड पिक, और फिर सबवे भी, और फिर एक लंबी लिस्ट है जो कि इसमें शामिल है, जैसे कि मैंने कहा 6000 ब्रांड्स। तो फिर जरूर इससे फायदा उठाइए। बिल्कुल, और फायदा उठाने के लिए हम तो हैं ही जो आपको फायदा पहुंचाएंगे। आप जल्दी से जाइए फेसबुक पेज 24/9 को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि उसको फॉलो कर दीजिए। मजे मजे की अपडेट्स आपको हर रोज शो के हवाले से मिलती रहेंगी। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल वहां पर पोस्ट कर दिया गया है, और अगर आप उसका जवाब सही दे सके तो ये जिस मेंबरशिप का जिक्र हम कर रहे हैं, ये जो कार्ड है वाउच 365 का, ये आपको फ्री मिलेगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है जी, और सवाल ये है कि अभी जो अबूजर ने आपको पूरी बात बताई है, उसमें से आपने दोबारा से थोड़ा ज़हन पर जोर डालना है और बताना है कि कौन कौन से ब्रांड्स, कोई 3 ब्रांड्स अगर आप लिख देंगे, खाने वाले वो आउटलेट्स जो वाउच 365 के ऊपर रजिस्टर्ड हैं, जहां पर आपको बाय 1 गेट 1 फ्री मिलेगा, वो अगर आप मेंशन कर देंगे तो ये कार्ड जो है वो आपका हो जाएगा, और फिर आप इससे फायदा हासिल करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और फ़ायदा आप हासिल कर सकते हैं अगर ये कार्ड हासिल कर। कल मैंने ये वैसे एप्लीकेशन डाउनलोड भी की थी, और इसका फ़ायदा आप जैसे ही इसको डाउनलोड करते हैं तो आउटलेट्स जो भी आपके शहर में हैं उसमें आप जाकर इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त ये एक इनिशिएटिव है वाउच 365 की तरफ से। तो अगर आप इस सवाल का जवाब दे दें फौरी तौर पर तो आपको ये तो कार्ड भी मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ अगर आप वैसे भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपको ये हासिल हो जाएगा, कार्ड आपको डिलीवर भी हो जाएगा। तो उससे फ़ायदा एक लंबी लिस्ट जो कि हमने पहले जिक्र कर दिया, इससे हासिल करें। और फिर बाय 1 गेट 1 फ्री तो वैसे ही बड़ी जबरदस्त ऑफर्स होती हैं। बिल्कुल, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। बड़ा जबरदस्त सेगमेंट हमारा, जिसमें हम अप्रिशिएट करते हैं ऐसे नौजवानों को, ऐसे लोगों को जो टैलेंट रखते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। 4 साल में 40 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। पाकिस्तान के इरफान महसूद के नाम से 40वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्रूव हो गया उनका, और मिस्र के ये वहां पर रेफ थे जो उबैद, जिनका रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया है। जी बिल्कुल, मिस्र के एक प्लेयर का रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक कर दिया है, अदील फतेह का, और 1 मिनट 80 पाउंड वजन का उनका था, जिसके साथ 17 स्क्वाट थ्रस्ट किए थे। अब इरफान महसूद ने 1 मिनट में 80 पाउंड वजन के साथ 22 स्क्वाट थ्रस्ट करके रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो उनसे हम आपकी मुलाकात भी कराते हैं, उन्हें मुबारकबाद भी देते हैं, जबरदस्त रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं। इरफान महसूद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मुबारकबाद, बड़े ज़बरदस्त रिकॉर्ड आपने बनाए हैं, 40 वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तक आप बना चुके हैं। बताइएगा अपने इस शानदार के सफ़र के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया। ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि 7 साल से कम अरसे में 40 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। तो ये एक कठिन सफर था, बहुत मेहनत इसके लिए मैंने की। अल्हम्दुलिल्लाह आज 40 गिनीज रिकॉर्ड के पास। जबरदस्त जी, और ये जो आपका सफर है हम हमेशा सेलिब्रेट करते आए हैं। आपको याद होगा जब भी आपका नया रिकॉर्ड बनता है तो हम बाकायदा उसकी अनाउंसमेंट भी करते हैं और आपको बुलाते भी हैं। तो इरफान बताइएगा, ये मुश्किल था, मतलब आपने कैसे सेलेक्ट की ये कैटेगरी जिसके लिए आपने अप्लाई किया और फिर आपका अप्रूव भी हो गया? क्योंकि बड़ी टेक्निकल चीज़ें, बड़ी माइनर डिटेल्स जो हैं वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले देखते हैं, फिर उसके बाद ये कहीं जाकर अप्रूव होता है। इसमें 22 पुशअप के रिकॉर्ड है मेरे पास, 12 इंडिया के रिकॉर्ड मैंने तोड़े हैं। इसमें यूके, अमेरिका, इटली, फिलिपाइन, इराक, अब रिसेंटली जो मेरा रिकॉर्ड था वो इजिप्ट का रिकॉर्ड था, स्क्वाट थ्रस्ट, बहुत डिफिकल्ट रिकॉर्ड था। मेरे तकरीबन जितने भी रिकॉर्ड है ये मेरे वेट के साथ करता हूँ, 80 पाउंड, 100 पाउंड, 60 पाउंड या 40 पाउंड वजन के साथ मैं करता हूँ। तो मेरी एक क्वालिटी है कि मैं स्ट्रेंथ ज्यादा, वजन ज्यादा उठा सकता हूँ, स्ट्रेंथ के एक्सरसाइजेस ज्यादा करता हूँ, तो वो फिर मेरे लिए इजी हो जाते हैं। वही रिकॉर्ड में ज्यादा सर्च करता हूँ।
उसी को तोड़ने की मैं कोशिश करता हूँ। वाकई आपने बड़ी ज़बरदस्त कोशिश भी की है और आप इसमें कामयाब भी हुए हैं। 4 साल में 40 रिकॉर्ड आपने बना दिए हैं और आपने जिक्र किया कि मैं बड़ी वेट भी उठाता हूं और ज़्यादा वेट नॉर्मल लोगों से ज़्यादा उठा रहा हूं। तो बेसिकली आप एक ज़बरदस्त ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग कहाँ से कर रहे हैं और किसने आपको इस तरह ज़बरदस्त, मतलब अब उस्ताद के बारे में बताइएगा क्योंकि उस्ताद इन गेम्स में बड़े ज़रूरी होते हैं, अच्छे होना, उनके बारे में बताइएगा। मैं ये बताता चलूँ कि मेरी अपनी मार्शल आर्ट की एकेडमी है। एज ए कोच मैं 6 सालों से अपनी एकेडमी चला रहा हूँ। वहाँ पे सेकेंड टाइम एक प्राइवेट निजी इदारे, वहाँ पे मैं गेम करवाता हूँ। उसमें में 5 मेरे स्टूडेंट भी है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे। जी जी। तो इसके लिए मैं खुद मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, खुद गिनीज रिकॉर्ड के लिए तैयारी करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 40 गिनीज रिकॉर्ड मेरे पास हो गए हैं। 5 मेरे स्टूडेंट्स हैं और 15 के लगभग जो स्टूडेंट्स हैं वो नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। ये हमारी अपनी एक मार्शल आर्ट की एकेडमी है जिसमें मैं ट्रेनर वहाँ पे। जो लास्ट हमने मार्शल आर्टिस्ट का इंटरव्यू किया था इरफान, वो आपके स्टूडेंट थे, उन्होंने भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया और हमें याद है कि वो भी यहीं बैठकर हमसे वर्चुअली जो है वो मिल रहे थे। कितना जरूरी है ट्रेनिंग करना अपने बच्चों के लिए, सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए ही नहीं, जनरली भी आप क्या समझते हैं कि इस तरह की अकेडमीज कितनी होनी चाहिए कि लोग जो है वो अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग जो है वो जरूर कराएं? देखें, मार्शल आर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल के वक्त में, क्योंकि एक तो आप फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं, मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, साथ में आप सेल्फ डिफेंस भी सीखते हैं, एक अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं। अगर आप मार्शल आर्ट सीखेंगे तो अगर पॉजिटिव लेवल पे अगर आप सीखना शुरू कर दें तो अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने मुल्क का नाम वर्ल्ड लेवल पे अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव इमेज आप शो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इरफान आपने, और इससे ही मुल्क को फायदा भी होगा। तो बताइएगा आगे क्या प्लान्स हैं, कितने रिकॉर्ड मजीद आपने तोड़ने हैं, कौन कौन से टारगेट बनाए हुए हैं आपने? इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान के लिए 50 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कम अर्से में बना सकूं। मेरा ये टारगेट है। और साथ में इंशाल्लाह मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ट्रेन कर रहा हूँ, वो भी कुछ गिनीज रिकॉर्ड हमने वो किए हुए, उसको अनकरीब इंशाल्लाह हम तोड़ेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। कुछ इंडिया के रिकॉर्ड हैं और कुछ बाकी मुल्कों के रिकॉर्ड हैं, वो हमने टारगेट बनाए हुए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। एंड गुड लक इरफान, आई रियली होप कि इसी तरह से आप और आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो मेहनत करते रहें और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करते रहें। ये वो नोट अचीवमेंट्स होती हैं जिसके बाद ना सिर्फ दुनिया में पाकिस्तान का नाम होता है बल्कि एक लाइटर इमेज जो है वो भी जाता है। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम, एंड आई होप कि आपकी सेंचुरी जो है वो जल्द से जल्द इंशाल्लाह और आपका टारगेट भी पूरा हो और गवर्नमेंट जो है वो तमाम ऐसे सेक्टर्स को सपोर्ट करे, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही आज का हमारा वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।